एल्डर सिटुरा अचानक आगे बढ़ा और वह जानलेवा इरादे से भड़क उठा। ऐसा लगा जैसे यह एल्डर सिटुरा एक बाघ की तरह था जिसने अपना शिकार चुन लिया था और उस पर छलांग लगाने के लिए तैयार था। इस तरह की स्थिति में एक साधारण व्यक्ति भय से ऐसे जम जाएगा जैसे कि उसे जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। अगर कोई देखता है कि एक जानलेवा आभा वाला बाघ शिकार करने के प्रभावशाली तरीके से उसके पास आ रहा है, तो यह बहुत खतरनाक एल्डर सिटुरा तो और भी अधिक खतरनाक लग रहा था, जो ऐसा दिख रहा था कि वह कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन आरव ने अभी भी अपने चेहरे पर डर या खौफ का एक भी संकेत नहीं दिखाया था, भले ही एल्डर सिटुरा की ताकत उससे सैकड़ों या हजारों गुना अधिक थी। आरव ने मैजिकल पिरामिड से उत्पन्न सपनों में उड़ते हुए कईयों खतरनाक योद्धाओं और एल्डरों को देखा था, जिनके सामने ये सिटुरा कुछ भी नहीं था। उन प्राचीन एल्डरों में से कोई भी समुद्र को अपनी शक्ति की गर्मी से सुखा सकता था और पहाड़ों को तोड़ सकता था। इन योद्धाओं की तुलना में एल्डर सिटुरा उनके जूते के नीचे एक चींटी मात्र था। इसके अलावा अगर आरव इस समय एक भयभीत चींटी की तरह बर्ताव करता, तो उसके पास फाइटिंग आर्ट के रास्ते की मंजिल को प्राप्त करने की योग्यता कैसे हो सकती थी। आरव के इस तरह के भाव देखकर कि एल्डर सिटुरा का क्रूर गुस्सा और जानलेवा इरादा आरव को डराने और गलत साबित करने में विफल रहा, एल्डर सिटुरा इससे और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। इससे पहले कि वह फिर से आगे बढ़ पाता, एक छाया चमक उठी और एक आदमी भूत की तरह कहीं से एल्डर सिटुरा के पास से गुजरा। सिटुरा सा, क्या किसी खतरनाक अटैक का प्रयोग करके किसी छोटी जनरेशन के यंग मास्टर को धमकाने की कोशिश रहे हो? ये वास्तव में एक सच्चे ओल्ड फाइटिंग मास्टर की पहचान नहीं है। एल्डर सिटुरा से हुई अनबन के कारण एल्डर रियो राय उसे अपनी मर्जी से काम करने नहीं दे सकता था, और वह ये कहने से पहले ही आरव के शरीर के सामने आ चुका था। अपने सामने ऐसे एल्डर के खड़े होने से आरव को लगा कि उस पर से भारी दबाव हट गया है। जब राकेश ने आरव पर हमला करने के लिए अपनी श्रेष्ठ फाइटिंग टेक्निक का उपयोग किया था, तब से लेकर फाइट में हुए इस अचानक बदलाव तक, इसके साथ जब आरव ने राकेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और फिर दो एल्डर उन दोनों के संरक्षक के रूप में फाइटिंग स्टेज पर आ गए थे, सच्चाई ये थी कि इस सब के बीच बहुत कम समय बीता था। स्टेज के सामने उम्मीदवार और उनके आसपास के अन्य अतिथि पहले से ही इस फाइट के बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और उनकी आवाज़ों ने पूरे माहौल को बकबक से भर दिया था। यह आरव, इसने इस फाइट और एरिना में उपस्थित लोगों की बातचीत का रुख पूरी तरह बदल दिया था। हालांकि उसने एक साथ राकेश और एल्डर सिटुरा को नाराज कर दिया था, इससे एक बात तो स्पष्ट थी कि उसकी जिंदगी के अगले कुछ दिन शांति से नहीं गुजरने वाले थे। उपस्थित लोगों में से अधिकांश साधारण पृष्ठभूमि से थे, इसलिए उनके मन में आरव के लिए सहानुभूति और करुणा के कई भाव थे। आखिरकार उन सभी के परिवार एक जैसे थे, और उनमें से कुछ अपनी पीढ़ी के श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। फिर भी उनमें से कई लोगों को कुलीन परिवार के यंग मास्टरों के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन रिसोर्सेस थे। रियो राय को आरव का बचाव करते देख एल्डर सिटुरा ने ठंडी सांस ली और अपनी मोटी आस्तीन लहराई। उन्होंने स्टेज से नीचे जाते हुए गंभीर रूप से घायल राकेश को स्टेज से बाहर आने का संकेत दिया। लेकिन इस समय आरव ने कहा, एल्डर जू, कृपया एक पल रुकें। मम्मा, एल्डर सिटुरा ने भौहें सिकोड़ीं। उन्हें नहीं लगा कि यह आरव उन्हें बुलाने की हिम्मत करेगा। कोई भी सामान्य उम्मीदवार जिसने कार्लोवेनिया एकेडमी के महारव एल्डर को देखा होगा, वह उनके प्रति विनम्र और डरपोक होगा, लेकिन इस आरव ने वास्तव में सीधे एल्डर सिटुरा को रोकने के लिए कहा था। ये कितना मूर्खतापूर्ण साहस था। एल्डर सिटुरा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? इससे पहले कि मैंने और राकेश ने फाइट के लिए सहमत होने से पहले एक शर्त लगाई थी। अगर मैं जीत जाता, तो न केवल मैं पहले स्थान के उम्मीदवार का स्थान अपने पास रखता, बल्कि मुझे गोल्डन बियर बल्ट पिल भी मिलेगी जो दूसरे स्थान का पुरस्कार था। चूंकि एल्डर सिटुरा राकेश को यहाँ से ले जा रहे हैं, इसलिए जब पुरस्कार दिए जाएंगे तो मैं इसे खुद प्राप्त करने की सहमति चाहूँगा। आरव ने ये सारी बातें अब कहीं, क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसे बिल्कुल स्पष्ट किया जाना था। अन्यथा जैसे ही राकेश चला जाता, तो शायद पुरस्कार उसे नहीं दिया जाता। सभी उपस्थित लोगों की नज़रों से दूर यह असंभव था कि राकेश उसे इतनी आसानी से गोल्डन बियर बल्ट पिल आरव के लिए भेज देता। राकेश अब तक बेहोश था। इस तरह की हार ने उसे सच में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश वह सुबह सोकर उठा ही नहीं होता और इस सुपीरियर मठ की चोटों के कारण ही मर गया होता।
आरव के ये शब्द सुनकर उसे और भी ज्यादा खून की खांसी होने लगी। गोल्डन बियर बल्ड पिल कितनी कीमती और दुर्लभ है। सिकोटा शहर का सिसोदिया परिवार एक पुराना कुलीन परिवार था जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी। इसके कई विभिन्न देशों से गहरे संबंध थे और एक लंबा और कहानी भरा इतिहास था। फिर भी, चाहे उनके पास कितना भी पैसा या ताकत क्यों न हो, वे गोल्डन बियर बल्ड पिल नहीं खरीद सकते थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। इसके अलावा इतने सालों में राकेश ने अपने परिवार के कई रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया था और उसके परिवार के एल्डरों की परिषद पहले ही उसकी इस मामले में तीखी आलोचना कर चुकी थी। अगर वह ये गोल्डन बियर बल्ड पिल भी खो देता है तो राकेश के लिए यह वाकई एक जानलेवा झटका होगा। वह सच में मौत का हकदार है। राकेश ने अपने दिल में आरव को शाप दिया। उसने आरव को अपनी आंखों में बेतहाशा नफरत से घूरा, लेकिन उसने शर्त की बात सबके सामने की थी और इस बात को सभी ने सुना था। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वादे से मुकरना असंभव था। उसने खून से भीगे हुए दांतों के साथ कई शब्द बोले, गोल्डन बियर ब्लड पिल आपकी है। मैं आपको लिए कामना करता हूं कि आप इस पिल का सही से प्रयोग कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अवशोषण में कुछ भी गलत नहीं होगा और आपकी नसें फटकर आपके शरीर से बाहर नहीं आएगी। आरव ने राकेश के शब्दों में खुली धमकी सुनी। मैंने वास्तव में बहुत से लोगों को नाराज किया है। अब तक इन लोगों में सिकारा, मानिक और राकेश शामिल हैं और ये सभी लोग कुलीन पृष्ठभूमि से हैं। यहाँ तक कि सिकारा और राकेश भी प्रतिभाशाली फाइटिंग मास्टर हैं। मानिक के बारे में ये कहना अन्य फाइटिंग मास्टरों के लिए गलत होगा। पिछली बार के बाद शायद उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दी होगी और कुछ भी करने से डर रहा होगा, लेकिन सिकारा और राकेश भी काफ़ी समय तक मेरे साथ कार्लोवेनिया एकेडमी में अध्ययन कर रहे होंगे और मुझसे बदला लेने के लिए हर अवसर की तलाश करेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि मैं इन सभी भविष्य की परेशानियों को अभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। मैंने इतने लोगों को नाराज किया और फिर भी इस तरह गंदगी को ठीक से साफ नहीं कर सका। अब यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा शगुन बन गया है। लेकिन उन्होंने मुझे उकसाया। मेरे लिए सभी अपमानों को सहना और दूसरों को अपनी मर्जी से अपमानित करने देना असंभव था, अन्यथा यह मेरे दिल में फाइटिंग आर्ट की भावना को खत्म कर देगा। चूंकि मेरी परेशानियां इस स्थिति तक पहुंच गई हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाऊं। मैं निश्चित रूप से सिकारा का मुकाबला नहीं कर सकता, सिकारा भी नहीं, लेकिन इस राकेश ने भी सौभाग्य से मुझे कम आंका और मैंने भी उसे कम आंका। मैंने सोचा कि चूंकि मैंने सुपीरियर मठ की 5वीं मंजिल पर 2 क्रूर जानवरों को हराया था, इसलिए मैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसके दुर्लभ ट्रेजर और परिवार की फाइटिंग को मिलाकर उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। भले ही मैं उसकी तलवार में क्यू एनर्जी के प्रवाह को समझने में कामयाब रहा था, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि मैं आगे भी इस तरह से जीत पाऊँ। शायद मुझे भी किसी तरह का दुर्लभ ट्रेजर खरीदने लेना चाहिए। आरव ने इन सभी बातों के बारे में सोचा। कल वह आधिकारिक तौर पर कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश करेगा और सबसे अधिक संभावना है कि किसी बिंदु पर उसका सिकारा से सामना होगा। आधे साल पहले सिकारा ने होली पैलिस में प्रवेश करने के लिए अपनी फिजिकल ट्रेनिंग की 3री कक्षा तक की कल्टीवेशन पर भरोसा किया था, जहां सभी सबसे प्रतिभाशाली छात्र जाते थे। उसकी ताकत की अपनी विशेषता थी, आरव उसे कम नहीं आंकेगा। एल्डर सिटूरा को दूर जाते हुए देखने के बाद रियो राय ने आरव को एक गहरी नज़र से देखा, क्योंकि उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास का भाव था। उस लड़ाई में अगर आरव ने राकेश को हराने के लिए कुछ अद्भुत और सर्वशक्तिमान फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उसने जो इस्तेमाल किया वह एक साधारण मुट्ठी और पैर के अलावा कुछ नहीं था। अपने शरीर के अलावा कुछ भी इस्तेमाल न करते हुए उसने राकेश की दुर्लभ तलवार के 10 प्रतिरूपों की स्पिरिचुअल एनर्जी के सटीक बिंदु पर वार किया और राकेश की तलवार के क्यू एनर्जी कोर को नष्ट कर दिया। ऐसा करने के लिए असाधारण रूप से तेज निर्णय और उल्लेखनीय सटीकता की आवश्यकता होगी। इतनी तेजी से और इतनी सटीक जगह पर इस्तेमाल की जा रही तलवार को मारना तेज गति से उड़ते हुए तीर को पकड़ने से कम मुश्किल नहीं था। ये कहा जा सकता है कि अगर कोई अपने बुनियादी कौशल का पर्याप्त अभ्यास करता है तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा। लेकिन आरव ने राकेश की तलवार में क्यू एनर्जी के प्रवाह में कमजोरी पता कैसे कर ली, ये स्पष्ट नहीं था। ये केवल अत्यधिक उच्च स्पिरिचुअल पावर और अनुभव की सघनता से ही आ सकता है। इस तरह का अनुभव केवल वर्षों की वास्तविक रूप से कठिन ट्रेनिंग से ही जमा हो सकता है। ये लड़का केवल 15 वर्ष का है,
उसके लिए इस तरह का अनुभव होना असंभव है। क्या उसके पास कोई प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक नई प्रतिभा थी? कुछ फाइटिंग मास्टर लड़ाई में प्रतिभाशाली होते थे। ऐसे फाइटिंग मास्टरों के लिए किसी टेक्निक में कमजोरी निकालना कठिन नहीं है। उनके लिए किसी भी तरह का महान और विस्मयकारी फाइटिंग कौशल वास्तव में अनेक कमियों से भरा होगा। ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना और यह न समझ पाना कि वे अचानक आपके चेहरे पर अपनी तलवार लेकर कैसे आपके करीब आ जाएंगे, इस तरह का व्यक्ति वास्तव में भयानक था। क्या ये संभव है कि यह आरव भी इस तरह की प्रतिभा वाला व्यक्ति है? ये थोड़ा अजीब है। एल्डरसन ने ये सोचा और आरव की ओर देखा। तुम मेरे साथ आओ। मम्मा। आरव ने देखा कि एल्डर रियो उस दिशा में चले गए जो पुरस्कार दिए जाने वाले स्थान से दूर थी और उसके दिल में कुछ संदेह था। आरव, मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल टैलेंट के बारे में पता करना है। सुपीरियर मठ की 5वीं मंजिल तक पहुंचने और राकेश को हराने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो अच्छा होना चाहिए। नीले पत्थर की टाइल के फर्श वाले एक शांत कमरे में सिकारा बीच में एक लकड़ी के खंभे के ऊपर खड़ा था। वह बिना कपड़ों के खड़ा था, जिससे उसके ऊपरी शरीर की ठोस और मजबूत मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। उसके बगल में एक पतला बूढ़ा नौकर खड़ा था। हालांकि नौकर थोड़ा ढीला दिख रहा था, लेकिन उसकी सांसें पूरी तरह नियंत्रित और लंबी थीं, जो फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग पर उपस्थित होने के कारण थी। मानिक के नौकरों और सिकारा के नौकरों के बीच का अंतर धरती और आकाश की तरह था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शाह परिवार सम्राट के रिश्तेदार थे और उनका प्रभाव बहुत बड़ा था, और साथ ही सिकारा की अपने परिवार में स्थिति के कारण यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना बेकार मानिक से संभवतः की जा सके। हालांकि सिकारा आरव की परीक्षा देखने के लिए मौजूद नहीं था, उसने अपने पुराने नौकर को स्थिति पर ध्यान देने के लिए भेजा था। जैसे ही आरव और राकेश की प्रतियोगिता समाप्त हुई, बूढ़ा नौकर सिकारा को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गया था। ये छोटा सा कमीना, मैंने नहीं सोचा था कि उसने अपने अंदर इतने सारे रहस्य छिपाए हुए हैं। धमाका! राकेश ने मुक्का मारा और लकड़ी के खंभे को तोड़ दिया। इस तरह का खंभा बेहद कठोर होता था, क्योंकि इस तरह के खंभों की कठोरता और घनत्व बढ़ाने वाले द्रव में भिगोया जाता था, और यह सामान्य से कई गुना अधिक दृढ़ था, लेकिन वास्तव में इसे सिकारा के मुक्के ने तोड़ दिया। यह इस बात का संकेत था कि सिकारा की मुट्ठी की ताकत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। ये बिल्कुल 4000 पॉइंट से ऊपर थी। स्लीम की तुलना में यह थोड़ा खराब था, लेकिन अन्य की तुलना में बहुत अच्छा था। राकेश बहुत घमंडी था, लेकिन उसके पास लड़ने की भी थोड़ी बहुत क्षमता थी। जहां तक मैं बता सकता हूं, उसने पहले से ही 9 हरे रंग के प्रतिरूप बनाने के लिए 9 वे टू हेवन टेक्निक का प्रयोग किया होगा, और उसके पास 7 इमेजिनरी स्टेप जैसी एक स्पीड बढ़ाने वाली टेक्निक भी होगी। फिर भी वह आरव से हार गया। क्या आरव ने किसी तरह की फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था? बूढ़े नौकर ने कहा, यंग मास्टर, आरव ने किसी भी फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, उसने केवल घूंसे और लात का इस्तेमाल किया। उसकी हरकतें सीधी और बुनियादी थीं, उसने कोई आकर्षक टेक्निक नहीं अपनाई। क्या? फिर वह कैसे जीत सकता है? सिकारा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस बूढ़े नौकर की नज़र कमज़ोर है और वह नहीं देख पाया कि आरव ने कौन कौन से तरीके अपनाए, लेकिन वह उस छोटे लड़के राकेश के 9 वे टू हेवन टेक्निक का मुकाबला करने में कामयाब रहा और फिर लड़ाई ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए कई चालें चलीं। उसने अंत तक लगातार पीछा किया और छोटे लड़के राकेश को जवाबी हमला करने का जरा भी मौका दिए बिना हरा दिया। उसने 9 वे टू हेवन टेक्निक के व्यूह को खत्म कर दिया। सिकारा को झटका लगा। हर तरह की फाइटिंग आर्ट में कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन ये कमजोरियां पूरी तरह से रहस्य बनी रहती है जिन्हें कभी उजागर नहीं किया जा सकता है। आरव माही परिवार से दूर के रिश्ते के साथ संबंधित सिर्फ एक जूनियर है। उसकी पृष्ठभूमि सामान्य है, उसके लिए किसी भी तरह के अच्छे फाइटिंग कौशल को जानना असंभव है। उसके पास 9 वे टू हेवन टेक्निक की कमजोरियों को जानने का अनुभव कैसे हो सकता है? क्या यह एक सपना है? सिकारा इसका कारण समझ नहीं पाया। फिर बूढ़े नौकर ने कहा, यंग मास्टर, इस बूढ़े नौकर ने भी देखा कि आरव की क्यू एनर्जी बहुत शुद्ध थी। वह फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में एक सामान्य फाइटिंग कलाकार से बहुत अलग है। सिकारा ने जवाब दिया, मैंने पहले ही यह खोज लिया है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। इस लड़के को शायद कुछ मूल्यवान सामग्री मिली होगी और उसने उसे ग्रहण कर लिया होगा।
मेहनती अध्ययन और कड़ी मेहनत और अभ्यास के अलावा एक पागल कुत्ता भी कुछ हद तक सफलता दिखा सकता है, क्योंकि उसका सामना एक भाग्यशाली मुठभेड़ से हुआ है और उसकी ताकत अचानक एक नए स्तर पर पहुंच गई। क्योंकि उसकी प्रतिभा मूल रूप से एक कचरा है, ये धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। इस तरह की घटना बहुत दुर्लभ है। यह आरव कैसी किस्मत से मिल सकता है। वह लड़का वास्तव में एक आंखों का कांटा है। सिकारा ने धीरे से अपना पहला हाथ कस लिया। उसे आरव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने ये भी नहीं सोचा था कि आरव के पास उसके द्वारा याद किए जाने की योग्यता है। आखिरकार वह 2 साल छोटा था और कल्टीवेशन के निचले स्तर पर था। ये केवल रवीना थी जिसकी वजह से सिकारा को लगा कि यह आरव इतना आंखों का दर्द है। आरव एल्डर रियो के साथ एक बड़े से हॉल कमरे में पहुंचता है और सामने देखते हुए कुछ देर तक सोचता है। आरव ने सोचा, तो यह है स्प्रिट टैलेंट परीक्षण। वह उस समय बड़े पत्थर की पट्टिका के सामने खड़ा था। ये पत्थर की पट्टिका पावर मापने वाले पत्थर के समान थी, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर यह था कि इनका रंग अलग अलग था। पावर मापने वाली पत्थर की पट्टिका गहरे काले रंग की थी, लेकिन स्प्रिट पावर मापने वाली यह पत्थर की पट्टिका वास्तव में लाल थी, गहरे लाल रंग की, जो कुछ हद तक ताजे खून की तरह थी। आरव माही परिवार से दूर के रिश्ते से संबंधित एक यंग सदस्य था और उसके जन्म के तुरंत बाद ही उसका स्प्रिट टैलेंट और फाइटिंग टैलेंट का स्तर मापा गया था और दोनों ही मध्यम तृतीय श्रेणी के थे। ये टैलेंट की एक अच्छी ग्रेड थी। यदि आरव मुख्य माही परिवार में पैदा होता तो वह पालन पोषण और कल्टीवेशन करने के लिए परिवार के रिसोर्सेस का उपयोग करने के लिए योग्य होता, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह इसकी एक शाखा परिवार में पैदा हुआ था। यह मध्यम तृतीय श्रेणी का स्प्रिट टैलेंट और फाइटिंग टैलेंट उसे अन्य लोगों की तुलना में अपवाद बनाने के लिए अपर्याप्त थे, जिसे परिवार के अन्य यंग मास्टरों की तरह वंश को आगे बढ़ाने और कल्टीवेशन को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। एक बच्चे के लिए स्प्रिट टैलेंट और फाइटिंग टैलेंट के बीच फाइटिंग टैलेंट की कल्टीवेशन अधिक महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि यह सीधे उस बच्चे की फाइटिंग मास्टर के रूप में भविष्य की उपलब्धियों से संबंधित थी। स्प्रिट टैलेंट के लिए ये सब चीजें नगण्य थी। इस तरह की प्रतिभा मुख्य रूप से उन कार्यों से संबंधित थी जिनमें स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता होती थी, जैसे कि इंस्क्रिप्शन मास्टर, पिल रिफाइनर, एल्केमिस्ट, मेडिसिन फाइंडर, ट्रैचर एंड आर्मर मेकर और इसी तरह अन्य। आमतौर पर केवल एक उत्कृष्ट स्प्रिट टैलेंट वाला व्यक्ति, जैसे कि 4वीं या 5वीं कक्षा को अपने पास रखे हुए बेहतर व्यक्ति ही इंस्क्रिप्शन मास्टर, एल्केमी या अन्य विशिष्ट व्यवसायों में परिवार द्वारा भारी मात्रा में पैसा खर्च करने के योग्य होगा। एक सभ्य स्प्रिट टैलेंट से नीचे की पूरी तरह से उपेक्षा की जाएगी। आरव ये जानता था कि फिजिकल ट्रेनिंग के स्तरों में स्प्रिट टैलेंट पूरी तरह से बेकार थी, लेकिन ये धीरे धीरे अधिक उपयोगी होता जाता है। जब कोई परमारव में पहुंच जाएगा और अपनी आत्मा की कल्टीवेशन करना शुरू कर देगा, तो इस टैलेंट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यही कारण था कि ब्लू स्काई किंगडम में अधिकांश निम्न स्तर के फाइटिंग मास्टर और योद्धा अपनी स्प्रिट पावर का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे। हालांकि एनर्जी कंडेंसेशन स्तर को पार करने वाले कुछ लोग इंस्क्रिप्शन का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। अनेक फाइटिंग मास्टर लॉ ऑफ स्प्रिट के बारे में भी जानना प्रारंभ कर देते हैं। यह अपनी स्प्रिट पावर को बढ़ाने और एकत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही वे कुछ अलग अनुभवों का अनुसरण भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेजरों में क्यू एनर्जी के प्रवाह को समझना और फिर इसकी कमजोरियों को देखने और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होना। आरव ने चूंकि इस तरह का काम फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण पर होने के बावजूद किया था, इसलिए एल्डर रियो को संदेह था कि आरव के पास उच्च स्तर का स्प्रिट टैलेंट हो सकता है और उसे जांच के लिए यहाँ लाया। हालांकि तुमने पहले ही कहा था कि तुमने अपने परिवार द्वारा अपने स्प्रिट टैलेंट को मापा है, मुझे लगता है कि यह और भी अच्छा रहेगा कि हम इसका दोबारा से मापन करें। इस तरह की चीज़ों को आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ज़्यादातर समय स्प्रिट टैलेंट का मापन करना केवल एक औपचारिकता होती है। इस कारण यह जरूरी नहीं कि स्प्रिट टैलेंट को मापते समय कोई अपने हाथ को पूरी तरह से मापन करने के लिए प्रयोग में लाए गए पत्थर पर रखे और माप में कोई गलती भी हो सकती है। जैसे ही एल्डर रियो ने ये कहा, उन्होंने पत्थर की शिला के केंद्र में एक छोटा सा स्प्रिट स्टोन रख दिया। हालांकि यह कुछ हद तक उस पत्थर के समान दिख रहा था जो पावर टेस्ट में प्रयोग किए गए पत्थर के शीर्ष पर लगा था। इस छोटे से स्प्रिट स्टोन की कीमत बहुत अधिक थी। ये छोटा सा स्प्रिट स्टोन वास्तव में एक शानदार और उपयोगी वस्तु थी।
आरव ने पत्थर की पट्टिका पर अपना हाथ रखा और महसूस किया कि शिला पर उकेरी गई प्रतीक सरणी एक फ्लैश के साथ सक्रिय हो गई। अपने शांत मन के विशाल स्पिरिचुअल सी समुद्र में उसने अचानक अनगिनत काल्पनिक छवियां, जैसे दुनिया के अपने स्थान, एक बड़ा सौरमंडल, इसके साथ और भी अन्य कुछ चीजें भी देखी जो पूरी तरह काल्पनिक लग रही थी। इसके साथ ही अपनी अंतरतम आत्मा में एक झुनझुनी सनसनी महसूस की। इस तरह की भावना तब तक जारी रही जब तक कि उसने एल्डर रियो को ये कहते नहीं सुना। मापन पूरा हो गया। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और देखा। उसने देखा कि पत्थर के खंभे की प्रकाश किरण चौथे स्थान तक उठ गई थी और इससे ऊपर भी लगभग 1/3 तक पहुंच गई थी। प्राथमिक चौथी श्रेणी की प्रतिभा। आरव थोड़ा उदासीन लग रहा था। वह जानता था कि जब वह छोटा था तब उसके अपने स्पिरिट टैलेंट को मध्यम तीसरी श्रेणी में मापा गया था। ये बेतरतीब ढंग से इतना कैसे बढ़ सकता है? ये वैसा ही था जैसा एल्डर रियो ने कहा था। क्या इस समय कोई गलती थी जब उसने अपने स्पिरिट टैलेंट को पहले मापा था? आरव के दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या ये संभव है कि यह प्रतिभा में परिवर्तन मैजिकल पिरामिड से संबंधित हो? क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने उस आत्मा के टुकड़े को अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसका अपना स्पिरिट टैलेंट मध्यम तीसरी कक्षा से प्राथमिक चौथी कक्षा तक बढ़ गया है? आरव आत्माओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन एक बात वह स्पष्ट रूप से जानता था। स्काई पावर कॉन्टिनेंट में उपस्थित कल्टीवेशन की संपूर्ण जानकारी के अनुसार प्रतिभा को कभी बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता था। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। चाहे कोई अपने फाइटिंग टैलेंट या स्पिरिट टैलेंट को विकसित या बढ़ाने की कोशिश करें, ये जन्म के बाद फिर कभी नहीं बदलेगी। दुनिया में ऐसी कोई दुर्लभ सामग्री नहीं थी जो किसी की प्रतिभा को बदल सके। जहां तक उन यादों की बात है जिन्हें उसने अवशोषित किया था, उनमें भी ऐसा किसी भी तरह से संभव होने का कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन क्योंकि यादें अधूरी थीं, आरव ने यह मान लिया कि उसकी प्रतिभा में ये परिवर्तन आत्मा के टुकड़े के कारण ही आया है। क्या ये संभव है कि जन्म के समय उसके स्पिरिट टैलेंट को गलत तरीके से मापा गया था? यदि आत्माओं को निगलने से किसी के स्पिरिट टैलेंट की ग्रेड बढ़ सकती है, और यदि डिवाइन रियलम के वे शक्तिशाली एल्डर ऐसा कर सकते हैं, तो क्या वे सभी छठी, सातवीं या आठवीं कक्षा की प्रतिभा वाले होंगे? जब आरव ने ये सोचा, तो उसने धीरे से अपनी छाती को टटोला, जहां वह मैजिकल पिरामिड के निशान को महसूस कर सकता था। पिछली बार जब उसने आत्मा के टुकड़े को निगला और अवशोषित किया था, तब से अब तक आरव इस मैजिकल पिरामिड में फिर से अंदर जाने में असमर्थ रहा था। हालांकि उसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वह फिर से उस आत्माओं से भरी हुई जगह में कैसे जा सकता है। वह बात का भी पता नहीं लगा सकता था कि उसके टैलेंट में ये बढ़ोतरी सच में आत्मा के टुकड़े को अवशोषित करने के कारण हुई है। एल्डर रियो को स्वाभाविक रूप से आरव की इन परिस्थितियों के बारे में पता नहीं था, और स्पिरिट स्टोन से उत्पन्न आरव के परिणामों को देखते हुए वह भौंचक्का रह गया। इस प्राथमिक चौथी कक्षा की प्रतिभा ने उसे असंतुष्ट महसूस कराया। उसे शुरू में थोड़ी उम्मीद थी कि आरव एक दुर्लभ स्पिरिट पावर प्रतिभा वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जैसे कि 5वीं कक्षा या यहाँ तक कि पौराणिक छठी कक्षा। अगर ऐसा होता तो आरव को इंस्क्रिप्शन, एल्केमी का अध्ययन करने के लिए भेजा जा सकता था, और आरव के लिए कल्टीवेशन और अध्ययन के लिए भरपूर संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते थे। और ऐसा भी हो सकता था कि कार्लोवेनिया एकेडमी मानिका और आरव जैसे दो प्रतिभाशाली फाइटिंग और स्पिरिट टैलेंट वाले व्यक्तियों को बड़े और महान योद्धाओं के रूप में विकसित करने में सक्षम होंगी, और वे अपनी कार्लोवेनिया एकेडमी को मुख्य संप्रदाय कार्लोवेनिया वैली सेक्ट से प्रशंसा और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पात्र बनेंगे। उन्हें कीमती दवाइयाँ जो अमृत से भी कम नहीं थी, को करने की कुछ उम्मीद भी हो सकती है। लेकिन अब वह छोटी सी उम्मीद धराशायी हो गई। एल्डर रियो ने अपना सिर हिलाया और एक छोटी सांस के साथ हल्के से आह भरी। उन्होंने आरव से कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार वितरण समारोह में ले चलता हूँ। पुरस्कार वितरण समारोह बिना किसी रोक टोक के समाप्त हो गया, तथा आरव और अन्य उम्मीदवारों को उनके पुरस्कार दे दिए गए। हालांकि इस समारोह के दौरान राकेश का इसमें उपस्थित होना सार्थक नहीं था, और इसी कारण उसके साथ एल्डर सिटूरा भी इस समारोह में दिखाई नहीं दिए। ये डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल और गोल्डन बियर ब्लड पिल हैं। जब आरव कार्लोवेनिया एकेडमी में अपने आवास पर लौटा, तो आरव ने मेज पर रखे बॉक्स में रखी 2 गोलियों को देखा। उसका मूड निश्चित रूप से उत्साहित था। इन महत्वपूर्ण और पावरफुल पिलों के साथ वह अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेज कर सकता है।
इन दो गोलियों में से एक डार्क सिल्वर ड्रैगन के सोल कोर से रिफाइन की गई थी और दूसरी 100 साल पुराने गोल्डन डार्क बियर के ब्लड कोर से। डार्क सिल्वर ड्रैगन एक चौथी श्रेणी का मैजिकल बीस्ट था, यहाँ तक कि एक महारव मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। 100 साल पुराने गोल्डन बियर के लिए, हालांकि यह तीसरे स्तर का मैजिकल बीस्ट था, ये तीसरे स्तर के मैजिकल बीस्टों के शीर्ष पर था और बेहद दुर्लभ होने के साथ साथ अपने स्तर के मैजिकल बीस्टों में बहुत ही खतरनाक या सबसे खतरनाक था। ये दो कीमती पिले ऐसी वस्तुएं थीं जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं था, उन्हें पूरे ब्लू स्काई किंगडम में खरीदा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि शाही परिवार भी इन्हें देखकर चौंक जाएगा और प्रभावित होगा। अगर मैं ये दो गोलियां खा लूं तो मेरी पावर कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी कीमती पिल को सीधे इस तरह लेना बहुत बड़ी बर्बादी है। आत्मा की यादों में न केवल ट्रेजरों और हथियारों की पावर बढ़ाने के लिए बल्कि पिलों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी इंस्क्रिप्शन तकनीकें थीं। उसने उनका अध्ययन किया था और पिल के प्रभाव को दोगुना करने के लिए इंस्क्रिप्शन का प्रतीक सीखा था। उसे बस इन इंस्क्रिप्शनों को पिल पर लगाना था और फिर इसे ग्रहण करना था। डिवाइन रियलम में बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक टेक्निकई विरासत के रूप में मिलती थी। चाहे वह फिजिकल ट्रेनिंग हो, फाइटिंग आर्ट या हथियारों से संबंधित टेक्निक हो, हर स्किल के लिए इंस्क्रिप्शन टेक्निक को पहले से ही संभावना के चरम तक विकसित किया गया था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना पूरे स्काई पावर महाद्वीप पर कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति कर सकता था, और इंस्क्रिप्शन टेक्निक भी कुछ ऐसी ही थीं। डिवाइन रियलम में इंस्क्रिप्शन टेक्निकें 4 सामान्य श्रेणियों में विभाजित थीं: वस्तु के लिए इंस्क्रिप्शन, औषधि के लिए इंस्क्रिप्शन, मेडिसिन इंस्क्रिप्शन, शरीर के लिए इंस्क्रिप्शन, बॉडी इंस्क्रिप्शन और आत्मा के लिए इंस्क्रिप्शन, सोल इंस्क्रिप्शन। वस्तु इंस्क्रिप्शन दुर्लभ ट्रेजर पर रखे जाते थे, ये सबसे सरल और स्पष्ट चीज़ थी। मेडिसिन इंस्क्रिप्शन पिल्लों, अमृत के समान महत्वपूर्ण दवाओं और औषधियों के लिए इंस्क्रिप्शन थे, यह उनके प्रभाव को बढ़ाते थे या उनके दुष्प्रभावों को खत्म करते थे। बॉडी इंस्क्रिप्शन शरीर पर लगाए जाने वाले इंस्क्रिप्शन थे। इसका उपयोग करने के लिए इंस्क्रिप्शन में पूर्ण ज्ञान और सिद्धियों की आवश्यकता होती थी, और यह एक फाइटिंग मास्टर की कल्टीवेशन और ट्रेनिंग की गति और यहाँ तक कि उनके लड़ाई की स्किल को भी बढ़ा सकते थे। सोल इंस्क्रिप्शन आत्मा के इंस्क्रिप्शन थे। ये टेक्निकें इंस्क्रिप्शन तकनीकों की सर्वोच्च सीमा और शिखर क्षेत्र से संबंधित थीं। यहाँ तक कि सोल इंस्क्रिप्शन के बारे में एल्डर की यादें भी खाली थीं, शायद वे अधूरी थीं, या शायद उस एल्डर को इनके बारे में कोई अनुभव ही नहीं था। ब्लू स्काई किंगडम की इंस्क्रिप्शन तकनीकें वस्तु इंस्क्रिप्शन तक ही सीमित थीं। किंगडम के इंस्क्रिप्शन मास्टर्स की भारी संख्या ने इस विचार पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं किया कि इंस्क्रिप्शनों का इस्तेमाल अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है। आरव के वर्तमान स्थिति के साथ, उसके लिए बॉडी इंस्क्रिप्शन या फिर सोल इंस्क्रिप्शन के बारे में सोचना किसी भी बेवकूफ़ी से कम नहीं था। इनकी प्रैक्टिस करने की तो बात ही छोड़िए, इन्हें समझना भी आरव के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर था। लेकिन अधिक अभ्यास और अध्ययन के साथ आरव औषधीय इंस्क्रिप्शनों को बनाने में सफल हो सकता है, लेकिन आरव इन दिनों अपनी फाइटिंग आर्ट कल्टीवेशन में व्यस्त था, और इस तरह उनके पास इन टेक्निकों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। और दूसरी बात, आरव के पास सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने भविष्य में ऐसा कुछ करने के लिए इस विचार को टाल दिया था। लेकिन अब वह डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल और गोल्डन बियर ब्लड पिल प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। ये दो पिलें चमत्कारिक दवाएं थीं। अगर वह अपने इंस्क्रिप्शन टेक्निकों का ईमानदारी और गहनता से अध्ययन कर सकता है तो वह उनकी प्रभावशीलता को बहुत बढ़ा सकता है। इन्हीं सब विचारों को सोचते हुए आरव ने अचानक अपने दरवाजे पर कड़कती बिजली की आवाज़ की तरह एक ध्वनि सुनी। अगर यह सच नहीं होता कि कार्लोवेनिया एकेडमी के दरवाजे की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, तो आरव को लग रहा था कि इतने खतरनाक आघात के साथ दरवाजा भी टूट सकता था। भाई आरव, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। आरव ने यह आवाज़ सुनी और मुस्कुराया। यह कोई और नहीं नितिन था। हे भगवान भाई आरव, मेरे जीवन की इंस्पिरेशन, आदर्श है यार, पहला स्थान तुम कमाल के हो। नितिन दूसरे टेस्ट में भी नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि आरव किस तरह की स्थिति में था, और उसे अभी अभी इस तरह की अच्छी खबर मिली थी। मम्मा, मैं कल कुछ अच्छे परिणाम हासिल करने में सक्षम था और मेरी पिछले 2 महीने की प्रगति काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैं पहला स्थान प्राप्त करने में सक्षम हो गया था। चलो चलते हैं, इसी खुशी में हम भाई आज तगड़ा पैक लगाएंगे।
मम्मा, अच्छा विचार है लेकिन अब मेरे पास खाना खाने या पीने का समय नहीं है, मुझे पहले कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। आरव ने कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और मेडिसिन इंस्क्रिप्शन प्रतीक के लिए आवश्यक सामग्री लिखना शुरू कर दिया। उसकी यादों में बहुत सारे और कई तरह के इंस्क्रिप्शन प्रतीक थे, लेकिन आरव ने सबसे सरल प्रतीक चुना था, जिसका नाम लो अपील पावर सिंबल था। इस तरह के मेडिसिन प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ निम्न श्रेणी की गोलियों पर ही किया जा सकता था। प्राचीन बुजुर्ग की यादों के अनुसार, अनमोल डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल और गोल्डन बियर ब्लड पिल जो पूरे ब्लू स्काई किंगडम में कहीं भी नहीं खरीदी जा सकती थी, उन्हें सिर्फ निम्न श्रेणी की गोलियां ही माना जा सकता था। आरव की मौजूदा क्षमता के साथ, इस लो अपील पावर सिंबल को उकेरना या बनाना भी उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य था। इसके अलावा उच्च कंट्रीब्यूशन वाले मेडिसिन प्रतीकों के लिए कई सामग्रियों की ज़रूरत होती है, जिनके बारे में आरव ने कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि इस टेक्निक से कुछ उच्च स्तर की मेडिसिन इंस्क्रिप्शन टेक्निक, इंफीरियर पिल पावर सिंबल में भी कई ऐसी सामग्रियाँ थीं जो बेहद दुर्लभ थीं। हालांकि नितिन को इंस्क्रिप्शन टेक्निकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने आरव को सामग्रियों का एक पूरा पेज लिखते देखा, वह उनमें से कुछ को पहचानने में सफल हो गया। उदाहरण के लिए, चौथी श्रेणी का मैजिकल बीस्ट के खून की 10 बूंद। भाई आरव, तुम चौथी श्रेणी के मैजिकल बीस्ट का खून खरीदना चाहते हो? सच में? ये जानना ज़रूरी था कि डार्क सिल्वर ड्रैगन भी चौथी श्रेणी का मैजिकल बीस्ट था। चौथी श्रेणी के मैजिकल बीस्ट कम से कम महाआरव मास्टर के बराबर थे। हालांकि दुर्लभ मैजिकल बीस्ट का खून ब्लू स्काई किंगडम में खरीदा नहीं जा सकता था, लेकिन किसी संभावना से इसे बेचने के लिए रखा जाता है तो इसे बिल्कुल और अतुलनीय रूप से उच्च कीमत पर बेचा जाएगा। इस तरह की चीज़ केवल विदेशों से ही भेजी जाती थी, यहाँ तक कि इसकी 1 या 2 शीशियाँ भी 1 से लेकर 10,000 टोका के सिक्कों के बराबर कीमत की होती थीं। आरव ने लिखना जारी रखा, और सामग्री की बढ़ती संख्या ने नितिन को और भी ज़्यादा भयभीत और आशंकित महसूस कराया। वह अंततः इसे सहन नहीं कर सका और पूछा, भाई आरव, क्या आपके पास इतना पैसा है? आरव ने सिर हिलाया। मिस्टर जोफरो ने मुझे कुछ दिन पहले 15,000 सोने के टैल दिए थे। ये भविष्य में मेरे द्वारा उन्हें सुपरफिशियल इंस्क्रिप्शन प्रतीक की प्रतियों को बनाकर देने के लिए अग्रिम भुगतान था। मुझे बस उन्हें बाद में इन प्रतीकों को बनाकर सौंपना है। 15,000 है भगवान! नितिन भौचक्का रह गया। ये कहते हुए नितिन के मुंह में लार भर गई। पिछली बार 9,000 सोने के टैल थे, इस बार 15,000 थे। उसे अचानक अपना दिमाग सुन्न महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे टोका के सिक्के बस एक संख्या बन गए हो। ब्लू स्काई सिटी में एक जगह थी जहां सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन सामग्री बेची जाती थी। ये 100 ट्रेजर हॉल नहीं था और न ही कोई नीलामी घर था। ये ब्लू स्काई सिटी का इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन संघ था। वहाँ कई दुर्लभ और कीमती सामग्री थी जो कहीं और नहीं खरीदी जा सकती थी, और कीमत भी बाजार मूल्य से थोड़ी सस्ती थी। क्या ऐसी अच्छी जगह मौजूद है जहां इस तरह की कीमत मिल सकती है? आरव के मुंह से सीधे सुनने के बाद भी नितिन को लगा कि यह अकल्पनीय था। यह असंभव है, जब तक कि इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के ट्रेड यूनियन का प्रभारी व्यक्ति पागल न हो गया हो। अगर मैं प्रभारी होता तो मैं निश्चित रूप से कीमतें बढ़ा देता। आरव ने कंधे उचकाए, बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। अल्पविराम। उन्होंने कई उच्च स्तरीय दुकानों और आधिकारिक नीलामी घरों में जाकर कुछ समय बिताया, लेकिन वास्तव में उन्हें वहां वह दुर्लभ सामग्री नहीं मिली जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि हमें इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में जाना ही पड़ेगा। मम्मेसा लगता है कि यही एकमात्र योजना बची है। आरव को संदेह था कि इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में खरीदारी करने के लिए इंस्क्रिप्शन मास्टर की उच्च स्थिति की आवश्यकता होती है। जब तक उसकी ताकत और कल्टीवेशन उसके इंस्क्रिप्शन टेक्निक की कंट्रीब्यूशन के स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आरव इंस्क्रिप्शनों में अपने टैलेंट की स्थिति को उजागर नहीं करना चाहता था। इससे उसके लिए बहुत परेशानी हो सकती थी और वह खतरनाक स्थितियों में भी पड़ सकता था। हालांकि उसके पास जोफरो का संरक्षण था, फिर भी आरव मिस्टर जोफरो बहुत अधिक परेशान नहीं करना चाहता था। अल्पविराम। न केवल मुझे इंस्क्रिप्शन मास्टर प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, बल्कि मुझे किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट की भी आवश्यकता है। मुझे पता था ऐसे कोई अच्छा सौदा नहीं हो सकता है। नितिन ने संतुष्टि में अपनी बाहें दोनों ओर फैला दी। ये सामान्य था।
आरव इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में आने के बाद उसने वहां एक यंग सिस्टर से दुर्लभ और कीमती सामग्री खरीदने के तरीके के बारे में पूछा था और उसे अपने प्रश्नों के इस तरह के उत्तर मिले। कंट्रीब्यूशन पॉइंट क्या होते हैं? आरव ने पूछा। मम्मेसा लगता है कि आपके गुरु ब्लू स्काई किंगडम के इंस्क्रिप्शन मास्टर नहीं हैं। रिसेप्शन डेस्क को संभालने वाली यंग सिस्टर ने कहा, क्योंकि उसे लगा कि आरव अपने गुरु के लिए सामग्री खरीदने के लिए यहाँ आया है। कंट्रीब्यूशन पॉइंट इंस्क्रिप्शन मास्टर्स द्वारा एसोसिएशन के लिए किए गए कार्य से संबंधित होते हैं जो हमारे कार्यालय में दर्ज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने कुछ अच्छा कार्य या कर्तव्य या मिशन पूरा किया है जो इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन द्वारा सभी इंस्क्रिप्शन मास्टरों के लिए करने के लिए कहा गया हो, तो वे कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। या वह विशिष्ट इंस्क्रिप्शन मास्टर जिसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है, उसे एसोसिएशन के अध्यक्ष जैसे पद या कार्यालय को संभालने का मौका दिया जा सकता है। निश्चित रूप से वह अन्य इंस्क्रिप्शन मास्टर्स के साथ कंट्रीब्यूशन पॉइंटों को साझा कर सकता है और इनका व्यापार भी कर सकता है। कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके भी हैं। यदि आप इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के नियमों पर नज़र डालें तो आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपके गुरु इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में शामिल होने का इरादा रखते हैं, तो उसका इसके लिए स्वागत है। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन एक ढीला संगठन था। कई इंस्क्रिप्शन मास्टर्स बूढ़े आदमी थे जो केवल सीखने और ज्ञान में रुचि रखते थे। वे आमतौर पर एकांतप्रिय होते थे जिनका बाहरी दुनिया से ज़्यादा संपर्क नहीं होता था और वे ऐसी ही एसोसिएशनों के आश्रय में रहते थे। यदि उन्होंने कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्रणाली स्थापित नहीं की होती, तो इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन का अस्तित्व बहुत नीरस होता और शायद बहुत से इंस्क्रिप्शन मास्टर्स इसमें शामिल नहीं होते। भले ही वे शामिल होते, लेकिन बहुत कम लोग इसके व्यापार बाजार में आते। आरव ने इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के नियमों के प्रपत्र को पलटा। यदि वह इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में शामिल होता है, तो वह तुरंत 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त करने में सक्षम होता। कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त करने के लिए कई अन्य तरीके भी सूचीबद्ध थे, जैसे इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को दुर्लभ और कीमती सामग्री बेचना। यदि किसी के पास दुर्लभ सामग्री है तो वह उनका उपयोग करेगा, कोई उन्हें इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को क्यों बेचेंगे? नितिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आरव ने कहा, कभी कभी कुछ सामग्री बहुत अधिक होती है और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है और वे बेकार पड़ी रहती हैं। उस स्थिति में किसी उपयोगी चीज़ के लिए व्यापार करना बेहतर होता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त करने का ये तरीका मुझे सूट नहीं करता। ऐसा लगता है कि मेरे लिए एकमात्र संभव रास्ता एसोसिएशन द्वारा दिया गया किसी तरह का मिशन या कार्य पूरा करना है। आरव ने रिसेप्शन की यंग सिस्टर की ओर मुड़कर पूछा, यंग सिस्टर, मैं मिशन पूरा करने के लिए कहाँ जा सकता हूँ? मिशन पूरा करने के लिए या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मिशन हॉल में जाना होगा। लेकिन आप मिशन हॉल में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपके पास इंस्क्रिप्शन मास्टर योग्यता का प्रमाण पत्र हो। यदि आपके गुरु को इसमें कोई रुचि है, तो वे व्यक्तिगत रूप से इसे देखने के लिए आ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में शामिल होने के कई लाभ हैं। रिसेप्शन की यंग सिस्टर ने बहुत गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने इस बारे में सोचा और पूछा, क्या इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन सदस्यों की पहचान गोपनीय रखता है? हाँ, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है। यदि आपके गुरु को गोपनीयता की आवश्यकता है तो हम गारंटी दे सकते हैं कि हम उनसे संबंधित सभी जानकारी गुप्त रखेंगे। मम्मा, यह अच्छा है। इंस्क्रिप्शन मास्टर की परीक्षा कैसे ली जाती है? क्या आप मुझे इसमें भाग लेने के लिए ले जा सकती हैं? मम्मा, यंग सिस्टर ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, मैं इंस्क्रिप्शन मास्टर हूँ। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शन के लिए खड़ी यंग सिस्टर ने एक कदम पीछे हटकर आरव को सिर से पैर तक देखा। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी उम्र क्या है? 15 साल की। यंग सिस्टर ने ये सुना और अवाक रह गई। उसने अनुमान लगाया कि उसके सामने वाला लड़का किसी शक्तिशाली इंस्क्रिप्शन मास्टर के संरक्षण में होगा और उसमें एक निश्चित स्तर की प्रतिभा होगी और शायद उसके पास कई उपलब्धियां भी होगी। लेकिन 15 वर्षीय इंस्क्रिप्शन मास्टर, ये बात थोड़ी बड़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी। ब्लू स्काई किंगडम के इन 80 वर्षों के रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र का इंस्क्रिप्शन मास्टर केवल 18 वर्ष का था।
इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद केवल फाइटिंग क्वार्टर की मानिका और इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के रमेश से की जा सकती थी। यगम मास्टर, अगर आप इंस्क्रिप्शन मास्टर बनने की परीक्षा में भाग लेना चाहते हो तो आपको कई ट्रेजर और सामग्रियां तैयार करनी होगी। रिसेप्शन की यंग सिस्टर का इरादा अच्छा था, लेकिन उसने जिस तरह से कहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वह आरव इसके बारे में याद दिला रही हो। इंस्क्रिप्शन प्रतीक बनाने के बाद ही कोई उसके कंट्रीब्यूशन और प्रभाव को देख सकता था। आमतौर पर एक नए इंस्क्रिप्शन मास्टर के इंस्क्रिप्शन प्रतीकों का बहुत खराब प्रभाव होगा और इसे किसी दुर्लभ ट्रेजर पर रखना संसाधनों की पूरी तरह से बर्बादी होगी। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन अमीर था, लेकिन वे संसाधनों और सामग्रियों की ऐसी बेतहाशा बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को अपने खजाने और सामग्री लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई बेतरतीब ढंग से अधूरा इंस्क्रिप्शन प्रशिक्षु आकर अपनी किस्मत आजमाए। आखिरकार इंस्क्रिप्शन प्रतीकों के लिए सामग्री बहुत महंगी थी। हाँ, मुझे ये पता था। अगर संभव हो तो मैं इस परीक्षा के लिए कुछ अच्छा दुर्लभ ट्रेजर खरीदना चाहूँगा। मैं खरीद की लागत का भुगतान कर सकता हूँ। आरव ने जब ये कहा तो उसने अपने कपड़ों में हाथ डाला और कई चमकदार सिनो नोट निकाले, जिनकी कीमत 1000 टोका के सिक्के थी। आरव को इतने सारे सिनो नोटों को बिना किसी संकोच के बाहर निकालते देख यंग सिस्टर पूरी तरह हैरान रह गई। सिनो नोट एक तरह की कागजी मुद्रा थी जिन्हें आमतौर पर आधिकारिक बैंकों द्वारा किगडम में खरीदारी और बिक्री की तरलता के लिए जारी किया जाता था। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में टोका के सिक्के हो जाते हैं तो वह बैंक में जाकर उनके बदले कागजी मुद्रा सिनो नोट ले सकता है। ये नोट सभी जगह मान्य होते हैं और इनकी पहचान के लिए भी कई तरह के निशानों को इस पर बनाया जाता था, जैसे राजा की फोटो से लेकर प्रत्येक नोट का अलग अलग कोड। ये सिनो नोटों की इतनी मात्रा थी जितनी कुलीन परिवारों के यंग मास्टरों के पास भी नहीं होगी। उसने आरव की ओर देखा और पाया कि वह इसे कोई मजाक नहीं समझ रहा था। रिसेप्शन की यंग सिस्टर ने कहा, चूंकि आप इतना आग्रह कर रहे हो तो कृपया मेरे साथ चलें। आरव यंग सिस्टर के पीछे पीछे इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के अंदर की ओर जाने लगा। नितिन भी उसके पीछे पीछे चलाने लगा। जब वे हॉल से गुजरे तो उन्होंने दीवारों पर विभिन्न तरह के चमकते और जटिल प्रतीकों और चिन्हों को देखा। नितिन ने जो कुछ भी देखा उससे बहुत उत्साहित था। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन की सजावट शानदार नहीं थी, लेकिन इसका माहौल बहुत विशाल था। दीवारों पर कोई भित्तिचित्र या आभूषण नहीं थे। इसके बजाय हर जगह जटिल और अनोखे प्रतीक बिखरे हुए थे। प्रत्येक प्रतीक एक धातु की मूर्ति के डिजाइन में उकेरा गया था जो बनावट से भरी हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जीवित हो गई हो। यह एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय एहसास देता था। हम इस तरफ जाना है। रिसेप्शन की यंग सिस्टर ने एक दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने के लिए इशारा किया। यहाँ इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन का इंस्क्रिप्शन कक्ष था, जो परीक्षा स्थल के रूप में भी काम करता था। मम्मा, धन्यवाद यंग सिस्टर। जब आरव अंदर गया तो उसने देखा कि इंस्क्रिप्शन कक्ष लगभग 100 फीट लंबा और चौड़ा था। कमरे में कई पत्थर के मंच बने हुए थे। बीच में एक पत्थर का मंच था जो कई अलग अलग सामग्रियों से ढका हुआ था। इसके ऊपर लगभग 15 या 16 साल की एक छोटी लड़की थी जो हवा में एक के बाद एक प्रतीक बना रही थी। छोटी लड़की की 10 पतली और रेशम की तरह कोमल उंगलियां बार बार हवा में उछल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे बुनाई कर रही हो। लड़की की कोमल आंखें प्रत्येक प्रतीक पर पूरी तरह से केंद्रित थीं क्योंकि वह उन्हें अच्छे से ट्रेस कर रही थी और उसका पूरा ध्यान अपने काम पर लगा हुआ था। उसने आरव और नितिन के आगमन पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस तरह से उसने इंस्क्रिप्शन प्रतीक बनाया था वह अत्यंत कुशल था। वह एक बेहतरीन कुशल संगीतकार की तरह थी और प्रत्येक प्रतीक हवा में एक ताल था जिसे वह बड़ी ही कुशलता से संभाल रही थी। युवा लड़की के पास एक बूढ़ा आदमी भी था। वह उसके पीछे एक बड़ी गोल पीठ वाली लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा हो। लेकिन आरव स्थिति की वास्तविकता देख सकता था। वृद्ध व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर लड़की के शरीर पर उसकी सहायता के लिए रखी हुई थी और लड़की द्वारा बनाया गया प्रत्येक रून बूढ़े व्यक्ति के नियंत्रण में भी था। कितनी मजबूत स्पिरिचुअल पावर है, आरव ने चौंकते हुए सोचा। सटीकता के मामले में जोफरो की स्पिरिचुअल पावर भी इस बूढ़े आदमी से कमतर थी।
जोफरो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के अधिकांश प्रयासों को फाइटिंग पथ की कल्टीवेशन पर केंद्रित किया। एक इंस्क्रिप्शन मास्टर होना केवल एक व्यवसाय था जो उसके पास था, लेकिन ये बूढ़ा आदमी एक पेशेवर इंस्क्रिप्शन मास्टर था। एक सच्चे और प्रोफेशनल इंस्क्रिप्शन मास्टर के लिए फाइटिंग पथ पर कल्टीवेशन केवल उनके जीवन काल को बढ़ाने और इंस्क्रिप्शन टेक्निकों के अनंत रहस्यों का अध्ययन करने के लिए अधिक समय देने का एक साधन था। ऐसा व्यक्ति वास्तव में उन उपलब्धियों से विस्मयकारी होता है जो वे इंस्क्रिप्शन के अध्ययन में हासिल करेंगे। आरव ने थोड़ी देर बाद देखना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा कि नितिन बिना पलक झपकाए छोटी लड़की को देख रहा था। कितना कमीना सुआ का बच्चा। आरव को बड़ा सिरदर्द होने लगा क्योंकि उसने नितिन की मंत्रमुग्ध उपस्थिति देखी। उसने तुरंत नितिन को कोहनी मारी। नितिन कुछ शर्मिंदगी से चौंक गया। वह चतुर था, लेकिन उसका दिमाग धीमा था और वह मासूमियत से अपना सिर खुजला रहा था। अब तक आरव ने युवा लड़की की स्पिरिचुअल पावर के उतार चढ़ाव में बदलाव देखा था। उसे उस लड़की की स्पिरिचुअल पावर की एक अस्थिरता झलक दिखाई दी। उस लड़की के सामने के शानदार और इकट्ठा होकर एक इंस्क्रिप्शन प्रतीक का रूप लेते हुए चिन्ह अचानक चिंगारी और धुआं उत्पन्न करने लगे, और कुछ ही पल में छोटे छोटे विस्फोटों के साथ नष्ट हो गए जिससे कमरे में रोशनी जगमगा उठी। युवा लड़की थकी हुई लग रही थी और उसने निराश होकर कहा, दादाजी, मैं फिर से असफल हो गई। वह बूढ़ा आदमी जो शांति से बैठा था जैसे कि वह ध्यान कर रहा हो, उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, सोनिया, तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो अगले कुछ महीनों या एक साल के बाद तुम एक इंस्क्रिप्शन मास्टर बनने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी ने 18 साल की उम्र में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। तुम शायद 16 या 17 साल में ही इसे प्राप्त कर लोगी। ये लड़की इंस्क्रिप्शन संघ की प्रतिभाशाली यंग इंस्क्रिप्शन मास्टर थी, सोनिया। और बूढ़ा आदमी उसका दादा था जो इंस्क्रिप्शन संघ का अध्यक्ष भी था, सिया प्रसाद। मम्मा, लेकिन मानिका की तुलना में वह मानिका से आधा साल छोटी लग रही है और फिर भी इंस्क्रिप्शन टेक्निकों में पहले से ही उसके बराबर है। साथ ही इन पिछले कुछ महीनों में मेरे इंस्क्रिप्शन प्रगति की गति में काफ़ी कमी आई है और शायद मुझे पता कि ऐसा क्यों हुआ। प्रतिभाशाली और मेहनती लोग हमेशा एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। सोनिया ने स्वीकार किया कि फाइटिंग आर्ट कल्टीवेशन के मामले में वह मानिका से आगे नहीं निकल सकती, लेकिन इंस्क्रिप्शन उसका मुख्य व्यवसाय था और वह इसमें उससे हारना नहीं चाहती थी। सोनिया और सिया प्रसाद को बात करते देख रिसेप्शन करने वाली यंग सिस्टर सम्मानपूर्वक पास आए और बोली, एसोसिएशन अध्यक्ष, मम्मा, क्या बात है? रिसेप्शन करने वाली यंग सिस्टर ने झिझकते हुए आरव की ओर मुड़कर कहा, ये युवक इंस्क्रिप्शन मास्टर परीक्षा में भाग लेना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? सिया प्रसाद ने पूछा। आरव ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा। उसने नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति इंस्क्रिप्शन संघ का अध्यक्ष होगा। इंस्क्रिप्शन संघ के अध्यक्ष के रूप में यह असंभव था कि वह आरव की किसी भी चीज़ का लालच करे। लेकिन यदि वह मेडिसिन इंस्क्रिप्शन या बॉडी इंस्क्रिप्शन के बारे में अपना ज्ञान प्रकट करता है, जो ब्लू स्काई किंगडम में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, तो स्थिति अलग हो सकती है। और आरव को इस बूढ़े आदमी के व्यक्तित्व के बारे में बिल्कुल अभी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे मेडिसिन इंस्क्रिप्शन या अन्य किसी उच्च स्तर की चीज़ के बारे में बताना आरव के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आरव उन गुंडों और अपराधियों से सावधान था जो कुछ हजारों टोका के सिक्कों के लिए उसे अपने पास बंदी बनाकर रख सकते थे। जहां तक सिया प्रसाद और जोफरो और उनके जैसे अन्य पात्रों का सवाल है, वे आरव को केवल युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली इंस्क्रिप्शन टैलेंट के रूप में देखते थे। ये सोचते हुए आरव ने सच कहा, आरव, और मेरी उम्र 15 साल है। 15 साल की उम्र सुनकर सोनिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आरव को कई बार ऊपर से नीचे देखा। क्या ये छोटा लड़का भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था? उसकी उम्र उससे कम थी और उसकी कल्टीवेशन भी अधिक नहीं थी। क्या ये छोटा लड़का बस कुछ मनोरंजन के लिए अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहा था? हालांकि इंस्क्रिप्शन संघ ने सामग्री या दुर्लभ ट्रेजर प्रदान नहीं किया था, और जो लोग खिलवाड़ और मजाक करना चाहते थे वे यहाँ नहीं आते थे, क्योंकि एक छोटे से मजाक के लिए कई हजार टोका के सिक्कों को गंवाना बिल्कुल मूर्खता थी। अगर वे आते भी तो उन्हें कुछ गंभीर मस्तिष्क क्षति होती। आपको अपनी सामग्री और दुर्लभ ट्रेजर खुद ही लाना होगा, क्या आप ये जानते हैं? मम्मा, मुझे पता है।
मैं उन्हें इंस्क्रिप्शन संघ से खरीदना चाहूँगा। आरव ने ये कहते हुए एक कागज़ निकाला जिसमें सामग्री की एक छोटी सूची थी। आरव ने मीडियम ग्रेड सुपीरियर इंस्क्रिप्शन को परीक्षण के लिए बनाने फैसला किया था, जो वास्तव में परीक्षा के लिए एक अच्छी चीज़ थी। मीडियम ग्रेड के सुपीरियर इंस्क्रिप्शन में स्काई वम सिल्क की ज़रूरत नहीं थी और यह स्वाभाविक रूप से बहुत आसान था। हालांकि इसका प्रभाव मुख्य और हाई ग्रेड सुपीरियर इंस्क्रिप्शन जो उसने पहले बनाए थे से थोड़ा कमज़ोर था और इसके द्वारा हथियार को किसी प्रकार की अन्य स्किल नहीं मिलती थी। आरव का इसे बनाने का लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना था, कोई दृश्य बनाने और सभी को चौंकाने की ज़रूरत नहीं थी। सुपीरियर इंस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी छुपी हुई एक्स्ट्रा स्किल भी थी जो ब्लू स्काई किंगडम में बहुत पहले खो गई थी और आरव इन्हें उजागर नहीं करना चाहते थे। अगर मैं ये सामग्री खरीद सकता हूं तो आपका बहुत आभारी रहूंगा। आरव ने विस्तृत सूची रिसेप्शन करने वाली यंग सिस्टर को सौंप दी। रिसेप्शन करने वाली यंग सिस्टर ने सूची हाथ में ली और सिया प्रसाद से पुष्टि की स्वीकृति प्राप्त की। उसने कहा, बहुत अच्छा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस तरह के दुर्लभ ट्रेजर का उपयोग करेंगे? मैं तलवार का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मेरे द्वारा खरीदा गया दुर्लभ ट्रेजर उस पर एक इंस्क्रिप्शन प्रतीक के लगाने के बाद भी मेरा ही रहेगा? ज़रूर। ट्रेजर और सामग्री मूल रूप से आपने परीक्षा के लिए खरीदी है। कृपया मेरे साथ अपने लिए तलवार खरीदने चलें। अच्छा, ठीक है। जब आरव कमरे से तलवार खरीदने के लिए चला गया तो सोनिया अभी भी उसकी पीठ को देख रही थी जब तक कि वह गायब नहीं हो गया, और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, दादाजी, ये युवक केवल 15 वर्ष का है और एक इंस्क्रिप्शन मास्टर के रूप में परीक्षा देना चाहता है। यदि वह परीक्षा पास कर लेता है तो मैं न केवल मानिका से बल्कि उससे भी हार जाऊंगी। सिया प्रसाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इंस्क्रिप्शन मास्टर बनने की परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं है। चूंकि यह युवा लड़का एक इंस्क्रिप्शन मास्टर के रूप में परीक्षा देने की हिम्मत करता है तो उसके पास अपनी खुद की अनूठी टैलेंट होगी और शायद वह ब्लू स्काई किंगडम से कोई नहीं है। वह किसी एकांतप्रिय गुरु का शिष्य हो सकता है। चूंकि उसकी प्राकृतिक टैलेंट उत्कृष्ट होगी और वह लगन से अभ्यास करता होगा, शायद इसलिए वह 15 वर्ष की आयु में इंस्क्रिप्शन मास्टर परीक्षा देना चाहता है और ब्लू स्काई सिटी की इंस्क्रिप्शन टैलेंट की युवा पीढ़ी को पीछे छोड़कर अपनी विरासत और प्रसिद्धि बनाना चाहता है। हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जैसे ही सिया प्रसाद ने यह कहा, उसने एक ध्वनि भेजने करने वाले कार्ड का प्रयोग किया और 2 इंस्क्रिप्शन मास्टर्स को एक संदेश दिया जो आमतौर पर इंस्क्रिप्शन परीक्षा के लिए जिम्मेदार थे, और उन्हें एक साथ आने के लिए कहा। सोनिया ने अपने होंठ काटे और फुसफुसाया, मम्मा, मैं उससे नहीं हारूंगी। मैं मानिका से भी नहीं हारूंगी। अल्पविराम। इंस्क्रिप्शन संघ के पास दुर्लभ ट्रेजर थे जिन्हें उन्होंने विशेष रूप से परीक्षाओं में उपयोग करने के लिए रखा गया था। आरव ने अपने विकल्पों को तब तक देखा जब तक कि उसने एक बहुत अच्छी लंबी तलवार नहीं चुन ली और कहा, यह अच्छी है। इस तलवार की कीमत 3600 टोका के सिक्कों थी और यह गोदाम में सबसे महंगे खजानों में से एक थी। रिसेप्शन करने वाली यंग सिस्टर थोड़ी हैरान हुई। आमतौर पर जो लोग इंस्क्रिप्शन मास्टर परीक्षा में भाग लेते थे वे अधिक मामूली और कम खर्चीले ट्रेजर का चयन करते थे। इस युवा लड़के ने वास्तव में कुछ बहुत महंगा चुना, या शायद इसलिए था क्योंकि उसका परिवार हास्यास्पद रूप से अमीर था या उसे खुद पर भरोसा था। इस यंग सिस्टर के लिए यह आरव के अपने विचार थे। चूंकि उसे उपयोग करने के लिए एक दुर्लभ ट्रेजर चुनना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं चुन सकता था जो बर्बाद हो जाए। उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेजर को चुनना सबसे अच्छा था जिसे उच्च मूल्य पर बेचने के लिए एक अच्छे इंस्क्रिप्शन प्रतीक के साथ जोड़ा जा सके। रिसेप्शन करने वाली यंग सिस्टर ने कहा, हमारे ट्रेजर एक बार बेचे जाने के बाद बदले नहीं जा सकते। वह नहीं चाहती थी कि आरव को लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह तलवार वही है जो उसे चाहिए। आरव ने 4 सिल्वरी रंग के नोट निकाले और शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, मैं इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। मम्मा, तो मेरे साथ चलिए। भुगतान समाप्त होने के बाद रिसेप्शन करने वाली यंग सिस्टर आरव को परीक्षा कक्ष में वापस ले गई और वहां से चली गई। इंस्क्रिप्शन कक्ष में पुनः प्रवेश करने पर आरव ने देखा कि कमरे में 2 अन्य लोग भी थे जिनकी उम्र लगभग 40-50 वर्ष थी।
एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने लंबी और हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, और दूसरा मुस्कुराता हुआ आदमी था जो हमेशा खुश रहने वाले, बहुत दयालु और बहुत मोटे बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। ये दोनों इंस्क्रिप्शन संघ के परीक्षा अधिकारी थे जो किसी नए इंस्क्रिप्शन मास्टर की परीक्षा के लिए जिम्मेदार थे। श्या प्रसाद आमतौर पर इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस बार रहने और निरीक्षण करने में उनकी कुछ दिलचस्पी थी। क्या तुम तैयार हो? श्या प्रसाद ने पूछा। मम्मा, आरव ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी लंबी तलवार को इंस्क्रिप्शन परीक्षा के पत्थर के चबूतरे पर रख दिया। इस प्रतीक के लिए सामग्री एक एक करके सामने आने लगी। इंस्क्रिप्शन संघ की सामग्री पहले से ही काफ़ी अच्छी तरह से शुद्ध की गई थी, और आरव को उन्हें पीसने, शुद्ध करने, पिघलाने या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं थी। अधेड़ उम्र का आदमी जिसने लंबी हरी पोशाक पहनी हुई थी, उसने आरव को एक खाली नज़र से देखा और कहा, इस परीक्षा की समय सीमा 2 घंटे है। अगर आप लगातार 3 बार असफल होते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। और यदि आपके द्वारा बनाए गए अंतिम इंस्क्रिप्शन से हथियार की शक्ति में 20% से कम वृद्धि होती है तो भी विफल माने जाएंगे। समझ गया। अच्छा, आप शुरू कर सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 1 घंटे की रेत घड़ी को पलट दिया और उसके भीतर की रेत चुपचाप निकलनी शुरू हो गई। आरव एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके स्टेज पर आराम से बैठ गया। उसने अपने शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी को तब तक घुमाया जब तक कि वह इसकी उच्चतम स्थिति में नहीं पहुंच गया, और फिर अपने हाथों को बाहर की ओर किया। एक कीमती चीज के नीले रंग के रस की कुछ छोटी बूंदें उसकी हथेली की ओर उछली जैसे कि वे आरव के नियंत्रण में हों। ये केवल एक साधारण इशारा था, लेकिन उपस्थित लोग महसूस कर पा रहे थे कि इस युवक ने नीले रंग के रस को एक मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी में लपेटा हुआ है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि यह युवक 5वीं ग्रेड का प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। श्या प्रसाद ने आश्चर्य से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह केवल 15 साल की उम्र में परीक्षा देने की हिम्मत करता है, उसके पास कुछ क्षमता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। सोनिया ने अपने होंठ सिकोड़े। उसने स्वाभाविक रूप से आरव की स्पिरिचुअल पावर को भी देखा और उसने अपने दिल में बुदबुदाया, 5वीं कक्षा का स्पिरिट टैलेंट, यह मेरे जैसा ही है। अब से पहले मेरी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी मानिका थी, अब एक और है। 5वीं कक्षा की टैलेंट बहुत दुर्लभ थी। आमतौर पर एक फाइटिंग कलाकार की स्पिरिट टैलेंट और फाइटिंग टैलेंट में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता था, लेकिन स्पिरिट टैलेंट आमतौर पर फाइटिंग टैलेंट से कम थी। इसलिए एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट टैलेंट का किसी के पास होना विशेष रूप से दुर्लभ था। यदि किसी के पास 5वीं कक्षा की फाइटिंग टैलेंट हर दशक में केवल एक बार देखा जाता था, तो 5वीं कक्षा का स्पिरिट टैलेंट हर 2 या 3 दशकों में एक बार देखा जाएगा। सोनिया का फाइटिंग टैलेंट केवल 4वीं कक्षा का था, लेकिन उसके स्पिरिट टैलेंट वास्तव में उसके फाइटिंग टैलेंट से अधिक था। ये संभवतः कुछ ऐसा था जो उसे अपने दादा से विरासत में मिला था। सोनिया का मध्यम 5वीं कक्षा का स्पिरिट टैलेंट निश्चित रूप से इंस्क्रिप्शन प्रतिभाओं का शीर्ष स्तर था जो हर कई दर्जन वर्षों में केवल एक बार देखा जाता था। इसके अलावा श्या प्रसाद बचपन से ही सोनिया के एक मार्गदर्शन कर रहे थे। अब इंस्क्रिप्शन टेक्निकों और टैलेंट के मामले में वह मानिका के समान थी, लेकिन वह मानिका से थोड़ी बड़ी भी थी। आरव के पास 5वीं कक्षा का स्पिरिट टैलेंट नहीं था, लेकिन उसने जिस लॉ ऑफ सोल एनर्जी का इस्तेमाल किया वह यूनिवर्सल स्पिरिचुअल फॉर्मूला था जो डिवाइन रियलम से उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह अपनी स्पिरिचुअल पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता था और यह आभास दे सकता था कि उसकी भुजाओं में बहुत दम है। अगर आरव की उस शुरुआती हरकत ने श्या प्रसाद को चौंका दिया था, तो उसके बाद की हरकत ने सभी को इसकी इस स्थिति की संभावना पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। जब नीले रंग की बूंदें आरव की उंगलियों तक पहुंची, तो उसकी उंगलियां धुंधली सी हरकतों की एक श्रृंखला में चलने लगी। उसकी उंगलियों के खिंचाव से बूंदें धीरे धीरे अलग हो रही थीं, जैसे कि वे रात के आसमान में चमकती हुई नीली उल्काएं हों। प्रत्येक हरकत के बाद धुंधली छवियां दिखाई दे रही थीं, जैसे कि चमकती हुई उल्काओं की पूंछ हवा में उड़ रही हों। कुछ ही पलकों में एक जटिल प्रतीक चिन्ह पूरा हो चुका था। नोट इंस्क्रिप्शन बनाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाइन, बिंदु और भी अन्य। इन्हीं चिन्हों से मिलकर एक प्रतीक बनता है और प्रतीकों से मिलकर सारणी बनती है। फिर प्रतीकों की सारणियों को इकट्ठा करके एक पूर्ण इंस्क्रिप्शन बनाता है। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे।
यदि आपके इसके बारे में और भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। श्याम प्रसाद ने एक तेज सांस ली और मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी की मुस्कान भी जम गई। क्रिएशन लाइक ग्लोइंग ब्रह्म लॉर्ड्स। शायद एक आम आदमी इस दृश्य को केवल मनोरंजन के लिए देखेगा, लेकिन एक विशेषज्ञ ऐसा कैसे हुआ ये जानने की कोशिश करता है। आरव के हाथ की हरकतें गुजरते बादलों और बहती नदियों की तरह लग रही थीं। एक अच्छे इंस्क्रिप्शन मास्टर द्वारा ऐसा करने के लिए बीच विशेष शब्द था, जिसे क्रिएशन लाइक ग्लोइंग ब्रह्म लॉर्ड्स कहा जाता था। ग्लोइंग ब्रह्म लॉर्ड्स के बारे में प्राचीन काल की एक मिथक थी जिसे 1000 उंगलियों वाला ब्रह्मा कहा जाता था। दंत कथाओं में कहा गया था कि ब्रह्मा के 10 हाथ थे, जिनमें से प्रत्येक में 1000 उंगलियां थीं। हर साल ब्रह्मा कुंड के सरोवर में कई कमल खिलते थे और अपनी सुंदरता को वातावरण में बिखरते। लेकिन जब ब्रह्म कमल खिलता है तो पूरा सरोवर जगमगा जाता है और इसे पहचान बहुत ही आसान होता है। इसलिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों ने इस तरह के कार्य को क्रिएशन लाइक ग्लोइंग ब्रह्म लॉर्ड्स के रूप में वर्णित किया, और प्राचीन इंस्क्रिप्शन मास्टरों ने इन शब्दों को इंस्क्रिप्शन के अद्वितीय महान मास्टर का वर्णन करने के लिए अपनाया, जो इंस्क्रिप्शन के प्रतीकों को इतनी तेजी से बनाते थे कि पीछे बस उंगलियों की छाया रह जाती थी। निश्चित रूप से अगर वे केवल चित्र बनाने की गति पर चर्चा करते तो फाइटिंग आर्ट में उच्च कल्टीवेशन वाले कुछ इंस्क्रिप्शन मास्टर्स तेज होते, लेकिन अगर वे अपनी स्पिरिचुअल पावर को इतनी तेज गति से बनाए रखना चाहते और कोई स्थिरता या सटीकता नहीं खोना चाहते तो ये स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होगा। इस तरह की छाया जो आरव की उंगलियों के पीछे छूट रही थी, कोई भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारणा और श्रमसाध्य प्रयास के साथ ही इसका अभ्यास कर सकता था। जल्दी से यह पता लगाने में सक्षम थे कि इस युवा की इंस्क्रिप्शन टेक्निक के गर्भ से ही इंस्क्रिप्शन टेक्निक छोटे या बड़े करना शुरू सिखाई जा सकती है। वह इतनी गति से उंगली को प्रयोग करने में अधिक जटिल लग रही थी और अतुलनीय रूप से सहज थी। इस युवा के गुरु का सेक्ट ब्लू स्काई किंगडम से संबंधित तो बिल्कुल नहीं है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। मम्मा, और इसके अलावा इस तरह की टेक्निक जिस स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में सिखाई गई होगी वह अधिक उन्नत होगा। इन्हीं बातों के बीच कई रंगीन रोशनियां बीच हवा में एक साथ खिल उठीं। उनके बहते हुए रास्ते को देख रहे लोगों की चौड़ी हुई आंखों की पुतली में प्रकाश के निशानों को आपस में जोड़ते हुए एक उज्ज्वल और झिलमिलाता हुआ धुंधलापन छोड़ती हुई प्रतीकों की सारणी दिखने लगी। ये देखते हुए सनाया ने अपनी सांस रोक ली। उस प्रतीक सारणी में स्पिरिचुअल पावर ने ऊर्जा के सबसे उत्तम और सावधान परिवर्तनों की भावना प्रकट की। जब एक इंस्क्रिप्शन प्रतीक बनाता है तो समझने के लिए सबसे कठिन कार्य ये सुनिश्चित करना था कि स्पिरिचुअल पावर को हर छोटी बारीकियों के लिए इसे सावधानीपूर्वक प्रतीकों में बिखेरा गया है या नहीं। छोटी सी अशुद्धि भी इंस्क्रिप्शन की पूरी तरह से विफलता का कारण बन सकती है। लेकिन इस युवक के हाथ में हर छोटा मोटा बदलाव ऐसा था मानो वह सहज रूप से सटीक हो। अपने निपुण हाथों से वह एक ऐसे चित्रकार की तरह प्रतीक बना रहा था जो फूलों और पक्षियों को मुक्त हाथ से अपनी पेंटिंग में चित्रित कर रहा हो और वे छोटे पक्षी उड़ने की इच्छा में अपने पंख फैला रहे हो। पहले सनाया में एक गुप्त संदेह था कि वह इस युवा लड़के से आगे निकल जाएगी। उसे उम्मीद थी कि वह इस परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा, लेकिन इस समय वह पहले से ही आरव के लिए पूरी तरह से प्रशंसा और विस्मय में डूबी हुई थी। इसके विपरीत अब उसके दिल में वह चाहती थी कि वह कभी न रुके, ये पूर्णता समय के अंत तक जारी रहे, और उसके दिल में अफसोस का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। ये भावना यह उन श्रोताओं के समान थी जो प्रकृति और देवताओं की पूजा में बजाए जाने वाले दिव्य गीतों की आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं, या वह कलाकार जो पिछली पीढ़ियों के महानतम चित्रकारों द्वारा सौंपी गई सबसे अद्भुत और शानदार पेंटिंग को दिखाने के लिए तरसता है। केवल इस तरह की भावना ही किसी इंसान को सभी बुरे विचारों को त्यागने और अपनी कला के शिखर की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस सावधान युवक के समर्पित चेहरे के भाव को देखकर सनाया आखिरकार यह समझने में सक्षम हो गई कि उसे अपनी इंस्क्रिप्शन टेक्निक के कल्टीवेशन का विकास कम क्यों लगने लगा था। ये बिल्कुल इसलिए था क्योंकि वह मानिका के बारे में बहुत अधिक परवाह करती थी और उसे डर था कि वह जिस रास्ते पर चल रही थी उसे एक लड़की ने पीछे छोड़ दिया होगा जो उससे आधा साल छोटी है। लेकिन अब आरव की सही इंस्क्रिप्शन टेक्निक को देखकर वह अचानक सत्य से प्रबुद्ध हो गई। ये भूमि अंतहीन और असीम थी, यहाँ उसके जैसे अनगिनत अद्वितीय प्रतिभाएं और विशिष्ट टैलेंट वाले व्यक्ति थे। इंस्क्रिप्शन टेक्निकों में ब्लू स्काई किंगडम के युवाओं में नंबर 1 होना केवल बेकार का घमंड था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मानसिकता से आगे निकल पाए या नहीं। वह अब देख रही थी, वह अब मानिका की छाया नहीं थी, बल्कि उससे परे थी। वह ब्लू स्काई किंगडम में नंबर 1 इंस्क्रिप्शन प्रतिभा बनने की कोशिश नहीं कर सकती थी, लेकिन आरव की प्रतिभा को देखकर इंस्क्रिप्शन के शिखर तक पहुंचने के लिए प्रेरित हो गई थी। 1 मिनट और 1 सेकंड बीत चुका था। आरव के सामने प्रतीकों और चिन्हों की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वे प्रकाश और अंधेरे टिमटिमाते हुए हवा में इकट्ठा होने लगे थे, जैसे कि उनमें एक जीवंत, सांस लेने वाली लय हो। आरव पहले से ही सुपीरियर इंस्क्रिप्शन से परिचित था और अब इसे बनाना उसके लिए आसान था। फिजिकल टनिंग के दूसरे चरण के शिखर ने आरव को पूरी प्रक्रिया का सरलता से पूर्ण करने के लिए पर्याप्त स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने में मदद की। उसे कुछ महीने पहले की तरह कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता नहीं थी। आज आरव का इंस्क्रिप्शन बनाना विशेष रूप से सुचारू रूप से चला था। उसने अपना पूरा ध्यान प्रतीक बनाने में लगाया था और भूल गया था कि यह एक परीक्षा थी। उसने दर्जनों रंगीन और शानदार प्रतीकों और रूनों को पूरी तरह से पूरा किया, और फिर प्रकाश की एक चमक के बाद आरव की स्पिरिचुअल पावर ने उन्हें एक के रूप में एक साथ लाया और वे एक अग्नि प्रतीक के एक वर्ग इंच में इकट्ठा हो गए। इस बार आरव ने इस प्रतीक को प्रतीक पत्र के टुकड़े पर नहीं रखा, बल्कि इसे तलवार पर लगाने के लिए टेबल की ले गया और अपनी उंगली के एक झटके से प्रतीक चींची के साथ तलवार पर गिर गया और उस पर खुद को अंकित कर दिया। इसका अंतिम रूप एक उग्र ज्वाला की तरह था। ये पूर्ण हो गया। आरव के हाथ में तलवार देखकर सिया प्रसाद का दिल खुशी से झूम उठा और उसके मन में अंतहीन प्रशंसा करने की भावना उमड़ उठी। उसकी नज़र तलवार की ब्लेड पर पड़ी और वह स्वाभाविक रूप से उस अग्नि प्रतीक की क्षमता को देख सकता था, क्योंकि यह प्रकृति की भावना को प्रकट करता था। आरव ने अपनी आत्मा की शक्ति को उसमें डाल दिया और महसूस किया कि क्यों एनर्जी सांस लेने की तरह आसानी से प्रसारित होने लगी है। सिया प्रसाद दूर से देखकर ही यह पुष्टि करने में सक्षम था कि यह एक आदर्श इंस्क्रिप्शन प्रतीक था, लेकिन जिसने इसे बनाया था वह एक छोटा लड़का था जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण पर थी। ये प्रतीक हथियार की ताकत को कितना बढ़ा सकता है। इंस्क्रिप्शन प्रतीक की बढ़ी हुई ताकत की बात ब्लेड की तीक्ष्णता नहीं थी, बल्कि क्यों एनर्जी का संचलन और प्रवाह था। यदि इंस्क्रिप्शन प्रतीक पत्र पर होता तो कोई भी यह निर्धारित नहीं कर पाता कि यह ताकत को कितना बढ़ाएगा। यदि यह हथियार जैसे दुर्लभ ट्रेजर पर था, तो एक अनुभवी इंस्क्रिप्शन मास्टर खजाने में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने में सक्षम होगा और देखेगा कि इंस्क्रिप्शन प्रतीक द्वारा क्यू एनर्जी का प्रवाह कैसे प्रभावित होता है। फिर वे ये बताने में सक्षम होंगे कि इंस्क्रिप्शन प्रतीक दुर्लभ खजाने को कितने प्रतिशत शक्ति से बढ़ाएगा। सिया प्रसाद ने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और उसमें अपना सच्चा सार केंद्रित किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी क्यू एनर्जी को इसके भीतर बहने दिया। एक पल बाद उसकी आंखें खुलीं, और हालांकि वह पहले से ही अपने दिल में इसकी उम्मीद कर रहा था, फिर भी वह हैरान था। इंस्क्रिप्शन प्रतीक की बढ़ी हुई शक्ति लगभग 32% थी। यह एक मास्टर क्लास इंस्क्रिप्शन मास्टर का प्रतीक था। 32% क्यू एनर्जी में वृद्धि हुई, सिया प्रसाद ने कहा। ओह! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भौहें उठी और उसने लंबी तलवार अपने हाथ में ले ली। आमतौर पर प्राथमिक शुरुआती इंस्क्रिप्शन मास्टर को शक्ति में 20% की वृद्धि भी मुश्किल लगती है। ये युवा 32% तक पहुंच सकता है। ये पता होना चाहिए था कि 20% के बाद हर छोटी सी बढ़ोतरी भी बहुत अधिक कठिन थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कई वर्षों तक एक इंस्क्रिप्शन परीक्षा अधिकारी के रूप में काम किया था। जब एक इंस्क्रिप्शन प्रतीक का मूल्यांकन करने की बात आई, तो वह सिया प्रसाद से तेज था और उससे अधिक सटीकता से किसी इंस्क्रिप्शन की जांच कर सकता था। 32% और 33% के बीच। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लंबी तलवार मेज पर रख दी और आरव को गौर से देखा। ये बच्चा कहाँ से आया है? वह कहीं से भी आया हो। क्या उसके कोई दोस्त थे? साथी? क्या ये संभव है कि वह किसी प्राचीन सेक्ट के गुरु का शिष्य हो? लेकिन एक प्राचीन सेक्ट का शिष्य ब्लू स्काई सिटी में इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन जैसी छोटी जगह पर इंस्क्रिप्शन मास्टर बनने के लिए आवेदन करने क्यों आएगा? बधाई हो, आरव, आपने परीक्षा पूरी तरह से उत्तीर्ण कर ली है, सिया प्रसाद ने कहा। धन्यवाद, एसोसिएशन अध्यक्ष। मम्मा, क्या आप हमारे ब्लू स्काई सिटी इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? सिया प्रसाद ने सहजता से पूछा।
उनके विचार में प्राचीन सेक्टों के शिष्य ब्लू स्काई सिटी के इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में शामिल नहीं होंगे। अगर 10 लोगों से इस बारे में पूछा जाए तो 10 लोग इसे अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव सिर हिलाकर जवाब देगा, हाँ, मैं एसोसिएशन में शामिल होना चाहता हूँ। ओह, श्या प्रसाद की भौहें ऊपर उठीं। क्या आप सच में हमारे इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं? श्या प्रसाद ने आंखें चौड़ी करते हुए जोर देकर कहा। जब आरव ने सिर हिलाया तो उसे इस बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई थी। मम्मा, मैं इसी कारण से परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। श्या प्रसाद को अपने मन में अजीब लगा। वह आरव के इस छोटे से एसोसिएशन में शामिल होने के कारणों को समझ नहीं पाया। मम्मा, एसोसिएशन के अध्यक्ष को ईमानदारी से बताऊं, मैं सामग्री खरीदने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट अर्जित करने के लिए इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में शामिल हुआ हूं। सामग्री खरीदने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट। यदि किसी को दुर्लभ और कीमती सामग्री खरीदने की जरूरत पड़ती है तो उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट की आवश्यकता होगी। इन सामग्रियों का उपयोग करने के अनगिनत तरीके थे। क्या ये लड़का उनका प्रयोग करना चाहता है, या उसका गुरु? उसका गुरु अवश्य ही कोई वरिष्ठ व्यक्ति होगा, जिसके पास स्पष्ट रूप से उच्च कौशल होगा। ऐसा व्यक्ति ब्लू स्काई सिटी जैसी छोटी सी जगह में एक छोटे से ट्रेड यूनियन में सामग्री की तलाश क्यों करेगा? श्या प्रसाद ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा और थोड़ी झिझक के साथ कहा, यदि आप ये तलवार इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को बेचते हैं तो मैं आपको सामग्री खरीदने के लिए 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे सकता हूं। आरव चौंक गया और तुरंत खुशी से झूम उठा। उसे चिंता थी कि उसे कई मिशन पूरे करने होंगे। उसने नहीं सोचा था कि वह इतना भाग्यशाली होगा कि श्या प्रसाद 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंटों के लिए इस तलवार का व्यापार करने का प्रस्ताव देगा। इससे पहले उसने अपने मेडिकल इंस्क्रिप्शन के लिए आवश्यक कीमती सामग्रियों की सूची के बारे में सोचा और उसे पता चला कि 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कोई छोटी राशि नहीं थी। यह उन सामग्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त था जिनकी उसे आवश्यकता थी। ये बूढ़ा व्यक्ति जो एसोसिएशन अध्यक्ष भी है, शायद मेरी तलवार के इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए खरीदना चाहता था। लेकिन यह इंस्क्रिप्शन टेक्निकें जटिल और विविधतापूर्ण हैं। यहाँ तक कि इंस्क्रिप्शन टेक्निकों की परख में लगे हुए पारंगत व्यक्ति के लिए भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल लगेगा, भले ही वे इसका ध्यान से अध्ययन करें और बहुत समय बिताएं। शायद वह इंस्क्रिप्शन प्रतीक के कुछ रहस्यों को जानना चाहता था और इसे फिर से अपने हाथों से बनाना चाहता था, लेकिन ये भी असंभव रूप से कठिन है। अगर वह ये तलवार खरीदता है तो शायद वह कुछ भी नहीं जान सकेगा। इस तरह सोचते हुए आरव ने कहा, धन्यवाद एसोसिएशन अध्यक्ष, मेरे पास योगदान बिंदुओं की बहुत कमी थी। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी दिन आपका शिक्षक ब्लू स्काई सिटी में आते हैं तो कृपया उन्हें हमारे ब्लू स्काई सिटी के इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करने की अनुमति दीजिएगा। श्या प्रसाद ने आरव के लिए शुरुआत में इतनी अनुकूल परिस्थितियां देने के 2 कारण थे। पहला, वह तलवार का अध्ययन करना चाहता था और दूसरा, वह आरव के दिल को जीतना चाहता था और संभवतः आरव के पीछे के रहस्यमय सेक्ट को जानने का अवसर प्राप्त करना चाहता था। चौथे स्तर के मैजिकल बीस्ट का खून 10 बूंद, 1100 टोका के सिक्के 150 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, ब्लू क्लाउड फ्लावर के बीज 12, 600 टोका के सिक्के 80 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, ड्रैगन ट्री रूट मिल्क 1 लीटर, 600 टोका के सिक्के 60 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की बिक्री का जिम्मा एक 40-50 वर्षीय मध्यम आयु वर्ग की महिला का था। वह आरव की सूची को पढ़ते हुए अपनी आपूर्ति की तुलना कर रही थी और हर बार वस्तु का मिलान होने पर कीमत बताती थी। हर बार मिलान होने पर वह रुक जाती और आरव को एक नज़र से देखती। ये छोटा लड़का इतनी सारी दुर्लभ और कीमती चीजें खरीद रहा था, आखिर में वह उनके साथ क्या करने की योजना बना रहा था? आरव ने दर्जनों सामग्रियों को सूचीबद्ध किया था, जिनमें कई कीमती और दुर्लभ सामग्रियां भी शामिल थीं। उदाहरण के लिए, चौथे स्तर के क्रूर जानवरों का खून एक छोटी शीशी कीमत में एक दुर्लभ खजाने से मेल खा सकती थी। अगर वह इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को छोड़कर बाजार मूल्य पर इसे खरीदता तो इसकी कीमत कम से कम 3000 टोका के सिक्के होती और तब भी इस तरह का कोई व्यक्ति इसे खरीद नहीं पाता। अगर यह आधा साल पहले की बात होती तो आरव ऐसी चीज़ों के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाता।
इस समय तक आरव के द्वारा खरीदी जा रही सामग्री के लिए अदा की जाने वाली पूंजी 5,000 टोक के सिक्कों तक पहुंच गई थी, और आवश्यक कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी लगभग 2,000 तक पहुंच गए। जैसे ही लिन शियाओडोंग ने टोका के सिक्कों की आवश्यक मात्रा को बढ़ते देखा, वह केवल रेडियो की तरह सामग्री प्रदान कर रही महिला की आवाज़ को सुन सकता था। ऐसा रेडियो जिसमें किसी वस्तु की कीमत या संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इन संख्याओं को वह बिना किसी भाव के सुन रहा था और कुछ देर बाद नितिन के कान सुन्न रह गए जब उसने सुना, कुल कीमत 10,000 टोका के सिक्के और 2,100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। क्या आप इस खरीद की पुष्टि करना चाहेंगे? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सारा सामान आरव के आगे टेबल पर रख दिया और आरव से पूछा, ब्लू स्काई सिटी का ऐसा इंस्क्रिप्शन मास्टर जो बहुत विद्वान और प्रसिद्ध होगा और कुलीन भी होगा, वह भी इतनी सारी दुर्लभ और कीमती सामग्री नहीं खरीदेगा। ये छोटा सा लड़का कौन है? उसके पास इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट कहाँ से आए? हाँ, मैं इन्हें खरीदना चाहूँगा, आरव ने कहा, और उसने अपनी आस्तीन से सिल्वरी रंग के नोट निकाले और साथ ही एक पॉइंट कार्ड भी। इस पॉइंट कार्ड पर एक कार्ड नंबर था जो दिखाता था कि उसके रिकॉर्ड में कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। ठीक है, अपनी खरीदारी समाप्त करने के बाद जैसे ही आरव अपने कार्लोवेनिया एकेडमी के नए निवास स्थल पर लौटा, तो उसने अपने कमरे में सामग्री के ढेर को रखा और उसे एक पल के लिए घूरा। उसका दिल प्रत्याशा और उत्साह से भर गया। ये सामग्रियां स्काई फॉर्चून किंगडम के एक इंस्क्रिप्शन मास्टर को भी ऐसा महसूस कराएंगी कि उनका हाथ भारी हो गए है। वे इन दुर्लभ सामग्रियों को संभालने में बहुत सावधान रहेंगे और उसका एक भी टुकड़ा भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके लिए इनमें से कुछ सामग्रियों का उपयोग करने वाला एक इंस्क्रिप्शन प्रतीक पहले से ही असाधारण था और उनके लिए यह एक बहुत ही जटिल इंस्क्रिप्शन टेक्निक होगी, लेकिन आरव एक मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक बनाना चाहता था और इसके लिए वास्तव में इन सभी सामग्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। आरव के वर्तमान इंस्क्रिप्शन स्किल क्षमता के साथ भी इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि वह सफल होगा। अगर मैं डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल और गोल्डन बियर ब्लड पिल पर लोअर पिल पावर सिंबल का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता हूं और उन्हें खा सकता हूं, तो मेरी ताकत निश्चित रूप से काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ये दोनों पिलें पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं थीं। मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक की दक्षता और उसके दूसरे चरण की कल्टीवेशन की पहले से ही ट्रेनिंग के साथ ही वह फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता था। इसके अलावा अगर वह मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक बनाने में सफल रहा, तो उसकी खुद की इंस्क्रिप्शन टेक्निक बनाने की स्किल आगे बढ़ेगी और वह बॉडी इंस्क्रिप्शनों बनाने में सक्षम होने के और भी करीब होगा, जो किसी की गति और लड़ने की स्किल क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हालांकि आरव अपने दिल में उत्साहित था कि ऐसी संभावनाएं उसे बहुत शानदार और अद्भुत लग रही थीं। वह जानता था कि इन सभी विचारों को वास्तव में लागू करने के लिए मैं उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा और उसे कम से कम दोगुना प्रयास करना होगा। भले ही आरव ने आत्मा के टुकड़े की यादों का सहारा लिया हो, उसे अपने शरीर की क्रियाओं और आत्मा के समन्वय का लगातार अभ्यास करने की भी जरूरत थी। सामग्री को बचाने के लिए आरव ने पुरानी विधि का इस्तेमाल किया जो उसके पास शुरू से ही थी। उसने केवल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया और कोई भी सामग्री खर्च नहीं की। इस तरह के प्रयासों से बार बार और अथक अभ्यास करके जीत हासिल की जा सकती है। अगर 1,000 बार प्रयास करके अच्छा नहीं कर पाता है, तो वह 10,000 बार अभ्यास करेगा। अगर 10,000 बार अच्छा नहीं कर पाता है, तो वह 10,000 बार अभ्यास करेगा। एक ही तरह की ट्रेनिंग को हजारों बार दोहराना थका देने वाला और स्पिरिचुअल पावर को तेजी से खत्म करने वाला था। इस तरह की थका देने वाली भावना 3 दिन और 3 रातों तक न सोने जैसा था, लेकिन ये भी सच था कि कड़ी मेहनत और जिद्दी प्रयासों के साथ ही कोई अपने कार्यों में सफल हो सकता था। आरव सिर्फ 2 दिन से अभ्यास कर रहा था, फिर भी उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने आराम करने के लिए अभ्यास करना बंद कर दिया और अब उसके पास एक कप उठाने की भी ताकत नहीं थी। मैंने यूनिवर्सल स्पिरिचुअल फार्मूला टेक्निक का इस्तेमाल किया और मैंने ऐसी पिलें भी खरीदी जो थकान को कम करने और स्पिरिचुअल पावर को बहाल करने में मदद करती हैं, और फिर भी मैं मेडिकल इंस्क्रिप्शन टेक्निक में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सका। इस मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक की कठिनाई निस्संदेह सामान्य ट्रेजर वस्तु इंस्क्रिप्शन प्रतीक से कई गुना अधिक है। कल कार्लोवेनिया एकेडमी के लिए प्रवेश का प्रथम दिन होगा। ऐसा लगता है कि प्रवेश के दिन से पहले मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक को पूरा करना असंभव होगा।
परीक्षा के अंत से लेकर आधिकारिक प्रवेश की शुरुआत तक बीच में 3 लंबे दिन आराम के लिए दिए गए थे। कल उसे कार्लोवेनिया एकेडमी में यंगर्स सिल्वर हॉल में रिपोर्ट करना था। यंगर्स सिल्वर हॉल के फाइटिंग मास्टरों को होली पैलेस के डिसाइपलों को चुनौती देने का अवसर मिलेगा जब वे फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण बोन पावर इन्हेंसिंग पर पहुंच जाएंगे। कुछ फाइटिंग मास्टर जो तीसरे चरण के शिखर पर होंगे लेकिन विशेष लाभदायक परिस्थितियों में होंगे, वे भी होली पैलेस के डिसाइपलों को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त कर सकते थे। आरव की वर्तमान ताकत के साथ उसके पास होली पैलेस में प्रवेश करने की योग्यता की कमी थी। अगले दिन सुबह सुबह यंगर्स सिल्वर हॉल के सभी छात्र पीछे के पहाड़ों में एकत्र हुए। एक लंबा, सांवला, लाल बालों वाला आदमी अपने कंधे पर एक काली तलवार लटकाए हुए सबके सामने आने लगा। उसने उपस्थित सभी युवाओं की ओर देखा और अपना मुंह खोलते हुए कहा, आज से आप सभी आधिकारिक तौर पर कार्लोवेनिया एकेडमी के यंगर्स सिल्वर हॉल के डिसाइपल बन गए हैं। मैं आपका शिक्षक हूं। मेरा नाम मैकाल वर्मा है, लेकिन आप मुझे मास्टर मैकाल भी कह सकते हैं। इस बार परीक्षा पास करने वाले नए मूर्खों की संख्या 30 है, लेकिन यहाँ खड़े होने वाले आप में से 20 लोग वास्तव में यंगर्स सिल्वर हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। बिना किसी संदेह के आप सभी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने यंगर्स सिल्वर हॉल में प्रवेश करने दिया गया है, आप अपनी पीढ़ी के महान व्यक्ति या विशिष्ट योद्धा बनने के लिए अपनी किस्मत पर भरोसा कर सकते हैं? इतिहास गवाह है कि शक्तिशाली लोग ही जल्दी मौत को प्राप्त करते हैं। फाइटिंग वे के अद्वितीय और प्रतिभाशाली लोग भी आसमान की ऊंचाइयों से नीचे गिर सकते हैं। केवल निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने और खतरों से बचने से ही आप अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा पाएंगे। यंगर्स सिल्वर हॉल के लोगों के पास ब्लू स्काई सिटी की बड़ी बड़ी ताकतों द्वारा अपने नियंत्रण में कर लिए जाने की कुछ संभावनाएं रहती है। भले ही वे आपको पैसे और खूबसूरत महिलाओं और अन्य प्रकार के प्रलोभनों से भर देंगे, आप सभी ने ड्रीम ट्रायल टेस्ट पास कर लिया है और आपके पास फाइटिंग आर्ट के प्रति एक सच्चा दिल भी है, लेकिन यहाँ तक कि फाइटिंग आर्ट के प्रति सच्चा दिल भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो सकता है। ये प्रलोभन कीड़े बन सकते हैं जो आपके जुनून को कपड़े की तरह कुतर सकते हैं और आपकी फाइटिंग वे की उच्च सीमाओं तक पहुँचने की इच्छा को खत्म कर सकते हैं। ये याद रखें, केवल ताकत ही इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वे आपको जीतना चाहेंगे क्योंकि आपके पास ताकत है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ आओ। लाल बालों वाले आदमी ने ये सब कहा और फिर समूह को पीछे के पहाड़ों के भीतर एक जगह पर ले गया। कार्लोवेनिया एकेडमी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूमि कई मील लंबी और विशाल थी। पूरा चिनीक पर्वत कार्लोवेनिया एकेडमी की आधिकारिक भूमि के अंतर्गत आता था। पीछे के पहाड़ों में केवल कुछ इमारतें थीं। जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे वह सुंदर हरी घास, बड़े पहाड़ों के पत्थरों और प्राचीन पेड़ों से भरा हुआ था जो जीवंत और अति सुंदर लग रहे थे। इस रास्ते में उन्हें कई झरने भी मिले जिससे वसंत की सुंदर छवि जीवित रूप में दिखाई दे रही थी। अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है उतना चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान कई दर्जन फीट ऊंची थी और इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी और चमकदार थी। इस पर बहुत सारे नाम खुदे हुए थे। सबसे ऊपर का नाम एक 2 फुट जितना बड़ा लगा गया था। ये नाम था सलीम चक्रवर्ती। नीचे के नाम छोटे थे और वे पंक्ति दर पंक्ति लिखे हुए थे। कुल मिलाकर 20 पंक्तियां थीं। आरव ने इस चट्टान के उद्देश्य का थोड़ा बहुत अनुमान लगाया। मास्टर मैकाल के द्वारा कहे गए अगले शब्दों ने केवल उसके संदेह को सही साबित किया। मास्टर मैकाल ने कहा, तुमने सब ये चट्टान देखी ली होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल एक भ्रम है। ऊपर के नाम कई दशकों से लगातार बदल रहे हैं। ये कार्लोवेनिया एकेडमी का रैंकिंग स्टोन है। रैंकिंग स्टोन में यंगर्स सिल्वर हॉल और होली पैलेस से सभी के नाम हैं। इसमें उन सभी लोगों के नाम सूचीबद्ध है जो इस एकेडमी इन दोनों हॉलों से संबंधित है। 200 से ज़्यादा लोग हैं। ये लोग आपके साथी सीनियर ब्रदर्स या सिस्टर हैं। ये वास्तव में किसी तरह की रैंकिंग प्रणाली थी। आरव ने अजीब नामों को देखा और सलीम से नीचे की ओर देखते हुए चला गया। उसने उन्हें लगभग 15वीं रैंकिंग तक पढ़ा और फिर भी मानिका के नाम को नहीं देख पाया। इसमें मानिका को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया? आरव को कुछ संदेह था, शायद मानिका को होली पैलेस के डिसाइपलों के साथ शामिल नहीं किया गया था। आरव ने देखना जारी रखा और फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
उसने एक बेहद जाना पहचाना नाम देखा, सिकारा। सिकारा, रैंक 39, होली पैलेस 39। आरव ने एक गहरी सांस ली। मुझे इतनी श्रेष्ठता हासिल करने में कितना समय लगेगा? वह नीचे की ओर बढ़ता रहा और अपना नाम देखकर सुखद भाव के साथ आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन उसके तुरंत बाद वह आदमी था, राकेश सिसोदिया। यंग सिल्वर हॉल के नए 20 लोगों को सूचीबद्ध किया गया था। बाकी बचे 10 लोगों के नाम चट्टान के किनारे पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। रैंकिंग स्टोन पर सिर्फ होली पैलेस और यंग सिल्वर हॉल में रहने वालों के नाम ही दिखाए गए थे। मास्टर मैकाल ने कहा, फाइटिंग वे पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सबसे प्रसिद्ध और जरूरी तरीका है अपना रास्ता खुद बनाना। अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों के नीचे दूसरों को कुचलना होगा। इस धरती पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने आप में से इतने सारे तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को क्यों चुना? मैकाल ने इतना कहा और डिसाइपल दंग रह गए। एक डिसाइपल ने कहा, प्रशिक्षक मास्टर मैकाल, टैलेंट का चयन स्वाभाविक रूप से उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जो फाइटिंग में बहुत अच्छी टैलेंट रखते हैं। उन्हें अपनी ताकत का विकास करने में मदद करना है। उन्हें सहायता प्रदान करना। मैकाल ने बेखौफ होकर हंसा और फिर से हंसा। आप जानते हैं कि एक बीस्ट ट्रेनर एक मैजिकल बीस्ट को कैसे प्रशिक्षित करता है? इसके लिए उनके पास सबसे बेहतरीन तरीके होते हैं। सबसे अच्छी योग्यता और क्षमता वाले जानवरों को चुना जाता है और फिर उनका मजबूत और ताकतवर बनाया जाता है। उन्हें रोज़ाना अच्छा, भरपूर मांस खिलाया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है। फिर उन्हें एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और उन्हें लड़ने दिया जाता है। शुरू में मौजूद कई 100 जानवरों में से केवल एक ही बचता है। वह जानवरों का राजा होता है। आप सभी इसी तरह के जानवरों के पिंजरे में हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के मार्ग पर आपको अनगिनत अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को अपने पैरों से कुचलना होगा और उनकी लाशों पर चढ़ना होगा। इसलिए हमने इतनी प्रतिभाओं को चुना और इकट्ठा किया। इसका कारण आपको ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि युद्ध और किसी से भी न डरने के लिए एक कठोर दिल को विकसित करना है। आप सच्चे और महान योद्धाओं के लिए कदम रखने और ऊपर चढ़ने के लिए पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। हर कोई मजबूत नहीं हो सकता है, केवल अधिक शक्तिशाली ही ऐसे लोग हैं। या तो आप लाशों पर कदम रखते हैं और किसी के ऊपर चढ़ते हैं, या आप क्रूर मौत का सामना करते हैं और बाकी सभी के नीचे कुचले जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। मास्टर मैकाल के प्रत्येक शब्द ने डिसाइपलों पर स्टील की गेंद की तरह मारा। इसने उनके दिलों को बर्फ में बदल दिया। प्रतिभाओं को प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ नहीं रखा गया था, बल्कि केवल शक्तिशाली लोगों की सीढ़ी बनने के लिए ऊपर चढ़ने और उच्च लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ऐसा किया गया था। मैकाल वर्मा के जानवर पिंजरे के उदाहरण ने डिसाइपल के भीतर संकट की एक मजबूत भावना पैदा की। यहाँ तक कि आरव ने भी भावनाओं का उफान महसूस किया। आखिरी राजा, आरव ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी आंखों में लड़ाई की भावना भर गई। अच्छा, यहाँ 20 रूल स्लिप पर्ची हैं। इनमें कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों और व्यवस्था का परिचय है। आपका निवास पीछे के पहाड़ों में व्यवस्थित किया गया है और सब कुछ जेड स्लिप में लिखा गया है। अब आप सभी को छुट्टी दे दी गई है। हम कल आधिकारिक तौर पर पाठ शुरू करेंगे। लाल बालों वाले आदमी ने अपनी बाहें लहराईं और 20 रूल स्लिप पर्ची छात्रों के हाथों में उड़ गईं। आरव ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसने जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के टुकड़े को उसमें डाल दिया और देखा कि उसका अपना निवास कहाँ है। पहले मैं अपना स्थान ढूंढूंगा और सीधे वहां जाऊंगा। फिर मैं मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक बनाऊंगा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करूंगा। मैंने जो डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल प्राप्त की है, वह एक चमत्कारी पिल है जो अड़चनों को खत्म करके सफलता पाने में सहायक है। अगर मैं इस पर एक इंस्क्रिप्शन प्रतीक का उपयोग करता हूं, तो यह मुझे फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण पर पहुंच के लिए पर्याप्त मदद करेगी। फिजिकल ट्रेनिंग के 6 चरण थे: शक्ति प्रशिक्षण, मांस प्रशिक्षण, विसरा प्रशिक्षण, मांसपेशियों में परिवर्तन, अस्थि निर्माण तथा नाड़ी संघनन। इन 6 चरणों में प्रत्येक के बीच ऊर्जा का बहुत बड़ा अंतर था और एक चरण से दूसरे चरण तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता था। इसके साथ ही यह समय चरणों के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता था। आरव के लिए अगले चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। आरव को फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में केवल 1 महीने से अधिक समय हुआ था। वह जानता था कि कम समय में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि उसके पास मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक की शक्ति के अलावा शीर्ष स्तर की पिलें थीं,
इसलिए सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं था। आरव जब सोच रहा था तो उसने एक तेज आवाज सुनी और अपना सिर घुमाया। वह 10 कदम दूर सफेद कपड़ों में एक युवक को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जो उदास नजरों से उसे घूर रहा था। ये व्यक्ति राकेश था। कार्लोवेनिया एकेडमी प्रवेश परीक्षा के दौरान राकेश ने आरव से नफरत मोल ली थी, क्योंकि उसने उसका पहला स्थान और यहाँ तक कि उसकी गोल्डन बियर ब्लड पिल को भी छीन लिया था। ये राकेश के लिए बहुत बड़ा झटका था और उसके लिए इस सब का कारण आरव था। यह आरव निस्संदेह रूप से उसके लिए सिरदर्द था, उसके रास्ते का सबसे बड़ा शाश्वत कांटा। वे 2 पिलें, क्या तुमने उन्हें खा लिया? राकेश ने दांतों को भींचते हुए ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं उन पिलों को खाऊं या ना खाऊं या फिर फेंक दूं, तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आरव ने चुपचाप उत्तर दिया। ये 2 पिलें अमूल्य थीं, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे लोग उनका लालच करेंगे। ब्लू स्काई किंगडम में कार्लोवेनिया एकेडमी एक सर्वोच्च अस्तित्व वाली संस्था थी। उनके पास भयानक ताकत और एक अथाह पृष्ठभूमि थी। अगर वे कोई इनाम देते तो कोई भी उसे चुराने की हिम्मत नहीं करता। मुझे पता है कि तुमने उन्हें नहीं खाया है। वे 2 पिलें मजबूत और खतरनाक हैं, तुम्हारा शरीर उन्हें झेल नहीं सकता। आरव, तुम सिर्फ एक मध्यम दर्जे के टैलेंट के साथ पैदा हुए हो। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे इस टैलेंट के साथ वे 2 पिलें, खास तौर पर डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल, बर्बाद हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा तुम इसका सिर्फ 1/10 हिस्सा ही ग्रहण कर पाओगे। तुम्हारे द्वारा इसे खाया जाना पूरी तरह से बर्बादी है। आरव ने भौहें सिकोड़ी। बात को घुमाना बंद करो, ये बताओ अब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल खरीदना चाहता हूँ। आरव मुस्कुराया। उसने नहीं सोचा था कि राकेश उससे ऐसे मज़ेदार शब्द कहेगा। वह वाकई हंसी का पात्र बन गया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसे बेच दूंगा? मेरा प्रस्ताव अस्वीकार करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब ये क्या कहना चाहता है? मैं तुम्हें एक कीमती टेक्निक स्क्रॉल उधार दे सकता हूं, जिसमें मेरे परिवार द्वारा मुझे दी गई फाइटिंग टेक्निक 9 वे टू हेवन का मैनुअल है, लेकिन केवल 6 घंटे के लिए। मैं तुम्हें 5000 टका के सिक्के भी दे सकता हूं, हालांकि इसके लिए एक शर्त है। तुम कभी यह नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें 9 वे टू हेवन टेक्निक स्क्रॉल को देखने के लिए दिया या मुझे इससे नहीं जोड़ोगे। अन्यथा न केवल मेरा दुर्भाग्य होगा, बल्कि सिसोदिया परिवार तुम्हारा शिकार करके तुम्हें मार सकता है। राकेश ने ये शब्द बहुत धीमी आवाज में कहे। डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल को केवल टोका के सिक्कों से नहीं खरीदा जा सकता था, और राकेश के पास ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार टका के सिक्के थे जिनसे वह कुछ खरीदारी कर सकता था। इसलिए उसने अपने परिवार की गुप्त टेक्निक 9 वे टू हेवन को लालच के तौर पर पेश किया। यह इस टेक्निक के मैनुअल का स्क्रोल था जो सिसोदिया परिवार की कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। ये बहुत कीमती था और इसे सभी बाहरी लोगों से बिल्कुल गुप्त रखा गया था। राकेश ने अनुमान लगाया कि आरव के पास कोई छोटी मोटी टेक्निक होगी जिसे उसने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया होगा, और उसे किसी भी फाइटिंग आर्ट की टेक्निक का प्रयोग करना नहीं आता था। जब तक आरव इस बारे में कुछ नहीं बताता, तब तक कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। राकेश ने सोचा कि यह आरव भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि दूसरों को यह पता चलने दे कि उसने सिसोदिया परिवार की गुप्त फाइटिंग टेक्निक सीख ली है, और इस तरह सिसोदिया परिवार द्वारा उसे मारने के लिए उसका पीछा किए जाने का कड़वा अनुभव करे। यही कारण था कि वह हताशा में ये जोखिम उठाने को तैयार हो गया था। राकेश ने अनुमान लगाया कि आरव की कमतर प्राकृतिक प्रतिभा के साथ वह केवल 6 घंटों में बहुत कुछ नहीं समझ पाएगा। 9 वे टू हेवन, और मैं इसे केवल 6 घंटे ही देख सकता हूँ, आरव ने व्यंग्य किया। ऐसी परिस्थितियों में वह इसे देखने मात्र के लिए इतना उत्सुक क्यों होगा? आखिरकार उसके पास गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन जैसी एक खतरनाक कल्टीवेशन टेक्निक है जिसमें बहुत सारे फाइटिंग टेक्निकों का वर्णन किया गया है। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की तुलना में 9 वे टू हेवन कुछ भी नहीं बल्कि कचरा है। मैं खेदपूर्वक मना करता हूँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। राकेश टमाटर की तरह लाल हो गया। आरव, क्या तुम अपनी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो? अपनी कमज़ोर प्रतिभा के साथ तुम्हारे लिए फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में पहुंचना असंभव है। भले ही तुम डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल खा लो, लेकिन अगर तुम 9 वे टू हेवन
के मंत्रों का थोड़ा भी अभ्यास करो तो तुम्हारा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर नियंत्रण बढ़ जाएगा और तुम्हें बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे। मेरे सिसोदिया परिवार में विरासत में मिली ये दुर्लभ पारिवारिक फाइटिंग टेक्निक लाखों टोका के सिक्कों में भी नहीं खरीदा जा सकती। आरव ने कहा, कार्लोवेनिया एकेडमी में ऐसी फाइटिंग टेक्निकों की कोई कमी नहीं है, और वे 9 वे टू हेवन की तुलना में कई गुना अधिक पावरफुल भी हैं। मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ क्यों देखना चाहूँगा? हंफ, कार्लोवेनिया एकेडमी में शीर्ष स्तरीय फाइटिंग टेक्निक हैं, लेकिन ये शीर्ष स्तरीय टेक्निकों के मैनुअल केवल मुख्य डिसाइपलों को दिए जाते हैं। तुम्हें पता है कि मुख्य डिसाइपल क्या होता है? वे कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के लिए चुने गए सच्चे डिसाइपल हैं। भविष्य में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो वे कार्लोवेनिया वैली सेक्ट में जा सकेंगे। स्वर्गीय निवास के सीनियर डिसाइपल ब्रदर सलीम के पास भी उन्हें सीखने की योग्यता नहीं है। जहां तक मुझे पता है, केवल मुट्ठी भर मुख्य डिसाइपल हैं। मानिका के अलावा अधिकांश स्काई फॉर्चून किंगडम से भी नहीं हैं, बल्कि कुछ रहस्यमय कल्टीवेशन वाले महान परिवार से हैं। आपको कोई उम्मीद है? आप केवल एक सपना देख रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे भी आपकी इस तरह की हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। बड़े सेंट अपने टेक्निकों के मैनुअल की विरासत को लेकर बहुत सख्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इन कौशल मैनुअलों के अस्तित्व पर अपनी शक्ति की आधारशिला के रूप में भरोसा करते थे। ये फाइटिंग टेक्निकें ही ऐसी चीज़ थी जो उनकी शक्ति को कायम रखने में कारगर साबित होती थी। कार्लोवेनिया एकेडमी में भी अधिकांश डिसाइपल केवल दूसरे दर्जे के फाइटिंग टेक्निक ही सीख सकते थे। राकेश इसे एक तथ्य के रूप में जानता था। हालांकि आरव के पास गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक थी। कार्लोवेनिया एकेडमी के भीतर शीर्ष स्तरीय मैनुअल को तो छोड़ ही दें, एक बड़े सेंट के प्रधानाध्यापक की गुप्त कलाएं भी उसे ईर्ष्या का संकेत नहीं देती। आरव ने कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम इसकी उम्मीद नहीं करते, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम पिछली बार मुझे मुश्किल से हरा पाए, तुम मेरी तुलना में इतने अच्छे फाइटिंग मास्टर हो। तुम बस इंतज़ार करो, तुम्हारे द्वारा मुझसे ली गई हर चीज़ वापस देने का इंतज़ार करो और मैं अपनी एड़ी के नीचे तुम पर मुहर लगा दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ अपने प्रयासों से एक मुख्य डिसाइपल बन सकते हो। मुझे मत हंसाओ। मैं इंतज़ार करूंगा और देखूंगा कि तुम दूसरों के लिए एक कदम कब बनते हो। तुम जितना ऊंचा उठोगे, तुम उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। आरव ने राकेश के आक्रोशपूर्ण शाप को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। राकेश पहले ही उससे हार चुका था। उसके मन में, वह दूसरों से कमज़ोर हो सकता है, वह सिकारा, मानिका और सलीम से कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वह खुद को कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से कमतर नहीं महसूस करने देगा जिसे उसने पहले ही हरा दिया हो। अगर एक दिन आरव किसी ऐसे व्यक्ति से हार जाता है जिसे उसने पहले ही हरा दिया है, तो वह अपनी गलतियों पर विचार करेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? दोपहर से कुछ समय पहले आरव ने अपना सारा सामान अपने नए निवास स्थान पर ले जाया। कार्लोवेनिया एकेडमी की भूमि बहुत विस्तृत थी और उनमें इतनी जगह थी कि यंग मार्शल हॉल के प्रत्येक डिसाइपल को अपना एक अलग से एक घर जैसा कमरा दिया जा सकता था। आरव का कमरा पीछे के पहाड़ों में एक छोटी सी एकांत जगह पर स्थित था। इसका पिछला भाग पहाड़ों की ओर था और इसके किनारे पर एक गहरा, साफ तालाब था। वहां सदियों पुराने पेड़ थे जो एक विशाल छतरी जैसी संरचना का निर्माण कर रहे थे तथा उस पूरे स्थान को एक छायादार और मनमोहक बना रहे थे। गर्मियों में भी यह स्थान शांत और तरोताज़ा था। ये शांति से कल्टीवेशन करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। आरव अपने नए निवास स्थल से पूरी तरह संतुष्ट था। वह बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और एकेडमी रूल स्लिप को पढ़ना शुरू कर दिया। एकेडमी रूल स्लिप ने कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों और प्रणालियों को समझाया, जिसमें उल्लंघन नियम, दंड, चुनौती नियम, कक्षा के घंटे और अभ्यास व्यवस्था आदि शामिल थे। वह अंत तक पहुंच गया, जहां कार्लोवेनिया एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले रैंकिंग पुरस्कार थे। इन्हें देखकर आरव की रुचि बढ़ गई। कार्लोवेनिया एकेडमी में शामिल होने का एक बड़ा कारण ये संसाधन थे। कार्लोवेनिया एकेडमी के कई डिसाइपल थे जिन्हें 10,000 डेड स्टोन में एक की व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर रैंक दिया गया था। नोट 10,000 डेड स्टोन वही विशाल पत्थर है जिसके बारे में पिछले दिन चर्चा की गई थी, जिस पर यंग सिल्वर हॉल और होली पैलेस के डिसाइपलों के नाम लिखे हुए थी।
कार्लोवेनिया एकेडमी के इन डिसाइपलों के नामों को उनकी क्षमता और उपलब्धि के आधार पर रैंक के रूप में इस पत्थर पर अंकित किया जाता था। कई सौ साल पहले कार्लोवेनिया वैली सेक्ट की स्थापना 7 सर्वोच्च फाइटिंग मास्टर विशेषज्ञों ने की थी। उनमें से एक शुद्ध एनर्जी के एरे के निर्माण और संचालन में उत्कृष्ट था। वर्षों से कार्लोवेनिया वैली में पीढ़ी दर पीढ़ी एरे रचना पद्धतियां हस्तांतरित की जाती रही हैं। सेक्ट के डिसाइपलों की परीक्षा में वे कभी कभी भ्रमपूर्ण संहारक एरे रचनाएं इस्तेमाल करते थे। कार्लोवेनिया एकेडमी कार्लोवेनिया वैली के शासन के अधीन था, स्वाभाविक रूप से उनके पास उनके साथ जुड़े लाभ और रीति रिवाज थे। विशिष्ट फॉर्मेशन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जादुई एरे रचना को दी डिस्ट्रॉयर एरे रचना कहा जाता था। कार्लोवेनिया एकेडमी में एक बार प्रवेश करने के बाद प्रत्येक डिसाइपल एक के बाद एक दुश्मनों की अनगिनत लहरों से लड़ते थे। इन दुश्मनों के बीच में खूंखार जानवर और इंसान भी थे। इस तरह लड़ाइयाँ के बाद रैंक बनती थी। उनकी अंतिम रैंकिंग उनके द्वारा पराजित दुश्मनों की कुल संख्या और कल्टीवेशन के आधार पर तय की जाती थी। इन दुश्मनों में सबसे कमज़ोर व्यक्ति फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में एक फाइटिंग मास्टर के बराबर था। यदि वे दूसरे चरण के फिजिकल ट्रेनिंग के एक दुश्मन को हरा देते हैं तो उन्हें 1 अंक मिलेगा। यदि वे दूसरे चरण के शिखर पर किसी को हरा देते हैं तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में 10 अंक, तीसरे चरण के शिखर पर 50 अंक, फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण में 100 अंक, फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण के शिखर पर 500 अंक, और इसी तरह 10,000 डेड स्टोन की रैंकिंग में नाम अंकित करने के बाद किसी भी डिसाइपल के लिए सबसे कम पावर वाले प्रतिद्वंदी भी फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में होंगे, और वे जितना आगे बढ़ाते जाते हैं तो दुश्मनों को संभालना और भी मुश्किल होता जाएगा। लड़ते लड़ते फिजिकल ट्रेनिंग के चौथी चरण की प्रतिद्वंदियों के स्तर तक पहुंचाने के बाद आगे के लेवल के प्रतिनिधि नहीं आते हैं, बल्कि अंतहीन रूप से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। अंतिम परिणाम मृत्यु से पहले संचित स्कोर था और यह रैंकिंग स्टोन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आपकी रैंकिंग उच्च है तो आप कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोल गैदरिंग पिल। यदि आपकी रैंकिंग 200 से ऊपर है तो आपको हर 3 महीने में एक सोल गैदरिंग पिल प्राप्त होगी। यदि आप शुरुआती 10 में आते हैं तो आपको हर महीने 10 सोल गैदरिंग पिलें मिलेंगे। 10 सोल गैदरिंग पिल 2000 टोका के सिक्कों के बराबर थी। यह एक ऐसी राशि थी जिसे एक कुलीन परिवार का एक अमीर जूनियर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वास्तविकता ये थी कि सोल गैदरिंग पिल केवल मामूली चीज़ मात्रा थी। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे अमीर लोग पैसे से खरीद सकते थे, लेकिन ऐसे संसाधन भी दिए गए थे जिन्हें बहुत अमीर लोग भी नहीं खरीद सकते थे। उदाहरण के लिए विरासत फाइटिंग स्किल का मैनुअल। यदि कोई शीर्ष 200 में आता है तो वह सामान्य फाइटिंग टेक्निक मैनुअल में से सबसे प्रारंभिक और बुनियादी चुन सकता है। यदि कोई शीर्ष 10 में आता है तो वे कार्लोवेनिया एकेडमी के कुछ गुप्त कमरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और एक अच्छा फाइटिंग स्किल मैनुअल चुन सकते हैं जिसे वे सीखना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई पहले स्थान पर आता है तो उन्हें कार्लोवेनिया एकेडमी के सबसे सुरक्षित कोर फाइटिंग टेक्निक को सीखने का मौका भी मिल सकता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले टेक्निक मैनुअल थे जिन्हें केवल मुख्य डिसाइपल ही सीखने की उम्मीद कर सकते थे। यहाँ तक कि शाही परिवार और उच्च पदस्थ परिवारों के यंग मास्टरों को भी इनका अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आरव को इन टेक्निक मैनुअल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि कार्लोवेनिया अकादमी के रिसोर्सेस संसाधनों थी। कार्लोवेनिया वैली एक सेक्ट था जो शुद्ध एनर्जी के एरे बनाने में कुशल था। कार्लोवेनिया एकेडमी की स्थापना की शुरुआत में कार्लोवेनिया वैली सेक्ट ने एक बार कई परमाणु स्तर के विशेषज्ञों को एकेडमी में इन शुद्ध एनर्जी के एरों की नींव रखने के लिए भेजा था ताकि डिसाइपल उनका अभ्यास कर सकें। इनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी टेक्निक का अभ्यास 2 गुने परिणाम और आधे प्रयास से कर सकता था। लेकिन इन एरों की संख्या सीमित थी और इसके अलावा उन्हें सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिस्टल की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए हर कोई इन जादुई और रहस्यमयी एरों में प्रवेश नहीं कर सकता था। किसी को जो योग्यताएं चाहिए थीं वे उनकी रैंकिंग के समान थीं। इसलिए कार्लोवेनिया एकेडमी में रैंकिंग सर्वोच्च थी। उच्च रैंकिंग के साथ व्यक्ति अधिक संसाधनों का आनंद ले सकता था, मजबूत और मजबूत होने लगता है तथा कमजोर और भी कमजोर हो जाता है। यहाँ के सभी डिसाइपल प्रतिभाशाली थे। दूसरों की लाशों पर पैर रखकर ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
मैं पहले ही आधिकारिक तौर पर कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश कर चुका हूँ। अगर मुझे पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने हैं तो मुझे पहले 10,000 डेड पिलर स्टोन पर एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करनी होगी, लेकिन मेरा मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक तैयार नहीं है। अगर मैं अभी अभ्यास करना शुरू कर दूं तो मैं आधे महीने के बाद एक को बनाने की कोशिश प्रारंभ कर सकता हूं। डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल और गोल्डन बियर पिल से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा करने में समय बिताना सार्थक होगा, आरव ने खुद से कहा और फिर से अपने शिलालेख का अभ्यास करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन की सुबह आरव बिस्तर से जल्दी उठा और उस गहरे और साफ पानी तालाब में नहाने के लिए चला गया जो उसने पहले देखा था। आज कार्लोवेनिया एकेडमी का आधिकारिक शिक्षण दिवस था। शिक्षण में फाइटिंग टेक्निक के मैनुअल को समझना शामिल नहीं था। इसमें केवल कल्टीवेशन की युक्तियां, प्राथमिक बुनियादी ज्ञान, शरीर की देखभाल और इसी तरह की अन्य बातें शामिल थीं। मुख्य पाठ्यक्रम पहलुओं में कार्लोवेनिया एकेडमी थोड़ी बहुत ढीला थी। 7 या 8 संभावित पाठ्यक्रम थे जिनमें वे भाग ले सकते थे और उन्हें समझ सकते थे। प्रत्येक डिसाइपल अपनी रुचि के आधार पर चुनता था और बिना कुछ सोच समझ भी एक में भाग ले सकता था, या किसी भी डिसाइपल को पाठ्यक्रम चुननी और अपनी मर्जी के अनुसार अध्ययन करने की खुली छूट दी गई थी। आज के लेक्चरों के लिए एकेडमी रूल स्लिप में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि आज के लेक्चर में शरीर के लिए फाउंडेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। आरव को उच्चतम गुणवत्ता वाली टेक्निक का मैनुअल आत्मा के टुकड़े की यादों से विरासत के रूप में मिला था, लेकिन उसे वास्तव में मूल बातों की समझ में अभी भी बहुत कम समझ थी। आखिरकार उसे कोई वैध फाइटिंग आर्ट प्रशिक्षण नहीं मिला था और इसलिए इन लेक्चरों का उसके लिए बहुत महत्व था। लेक्चरों के लिए चुना गया स्थान कार्लोवेनिया एकेडमी का फाइटिंग लेक्चर हॉल था। जब आरव फाइटिंग लेक्चर हॉल में पहुंचा तो उसने पाया कि यह पहले से ही बैठे लोगों से भरा हुआ था। संभवतः लगभग 70 या 80 लोग थे। इस समूह में न केवल 30 नए डिसाइपल थे, बल्कि कुछ पुराने लोग भी थे जो सुनने आए थे। कार्लोवेनिया एकेडमी के होली पैलेस और यंगर सिल्वर हॉल में कुल मिलाकर 230 डिसाइपल थे। लोअर हॉल में लगभग 400 डिसाइपल थे। कुल मिलाकर डिसाइपलों की कुल संख्या 600 से अधिक थी। इन 600 में से कई दर्जन ऐसे थे जो अपने कनेक्शन के माध्यम से आए थे। हालांकि भले ही उन्होंने प्रवेश के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग किया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वे खतरनाक नहीं होंगे। कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रत्येक फाइटिंग मास्टर अधिकतम 5 साल तक अध्ययन कर सकता था। 5 साल बाद, यदि वे अभी 22 वर्ष के नहीं हुए हैं, तो वे 1 और साल रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद स्नातक हो जाते हैं। यदि किसी की ताकत काफ़ी अधिक थी तो वे समय से पहले स्नातक होने के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अधिकांश छात्रों ने पूरे 5 साल रहने का विकल्प चुना क्योंकि ऐसे कई संसाधन थे जो बाहर नहीं मिल सकते थे। आरव फाइटिंग लेक्चर हॉल में दाखिल होने के बाद आराम से बैठने के लिए जगह की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि कुछ लोग थे जिनकी निगाहें उसकी ओर जा रही है। आरव ने पीछे देखा और पाया कि उसे देख रहे इन लोगों के चेहरे दोस्ताना और मुस्कुराते हुए थे। क्या ये लोग उसे जानते थे? आप आरव हैं? नीले कपड़ों में एक सुंदर युवक ने खुशमिजाज मुस्कान के साथ पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा नाम महेंद्र माही है, यह मेरी छोटी बहन रोशनी माही है। नीले कपड़ों में सुंदर युवक ने अपने बगल में एक नाजुक युवा लड़की की ओर हाथ हिलाया। महेंद्र माही, रोशनी माही, क्या ऐसा हो सकता है? आरव आश्चर्यचकित था। उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। आप ग्रीन सिटी के माही परिवार के प्रत्यक्ष वंशज यंग मास्टर हैं। महेंद्र मुस्कुराया और बोला, आप सही हैं, हम सभी एक ही परिवार से हैं। माही परिवार ग्रीन सिटी में एक बड़ा और सम्मानित परिवार था। हालांकि उनके पास कोई महान उपाधि नहीं थी, लेकिन उनके परिवार ने कई पीढ़ियों से व्यापार किया था और इस तरह उनकी विरासत बहुत समृद्ध थी। इतने बड़े परिवार में कार्लोवेनिया एकेडमी में कुछ उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं होना एक सामान्य बात मानी जा सकती थी। कुछ महीने पहले आरव ने गिटार हॉल में प्रवेश करने के लिए एक कर्लो कार्ड उधार लिया था। यह उसे नितिन ने उधार दिया था। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि आरव को लेक्चर हॉल में अपने माही परिवार के प्रत्यक्ष यंग मास्टर महेंद्र और रोशनी मिले थे। हालांकि माही परिवार की विरासत बहुत समृद्ध थी, लेकिन अगर कोई परिवार दीर्घकालिक विकास चाहता था तो उसे अपने वित्तीय रिसोर्सेज को केंद्रित करना पड़ता था।
पारिवारिक व्यवसाय को केवल प्रत्यक्ष वंशजों को ही सौंपा जा सकता था, अन्यथा व्यवसाय अधिक से अधिक पीढ़ी दर पीढ़ी विखंडित होता जाता और कुछ पीढ़ियों के बाद कमोबेश परिवार केवल नाम के लिए ही अस्तित्व में रहता। आरव का जन्म शाखा परिवार में हुआ था और वह कई पीढ़ियों से अलग भी था। उसके परिवार को व्यवसाय देना असंभव था, वे केवल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हो सकते थे। अपने जन्म के बाद से आरव का माही परिवार के प्रत्यक्ष वंशज यंग मास्टरों से कभी अधिक संपर्क नहीं रहा, इसलिए वह इस भाई बहन की जोड़ी को पहचान ही नहीं पाया। महेंद्र ने कहा, हमें कुछ दिन पहले ही पता चला कि एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में नंबर 1 स्थान पर माही परिवार का एक यंग मास्टर था। ये वास्तव में हम जैसे प्रमुख यंग मास्टरों के लिए बहुत बड़ा झटका था। और सबसे दुर्लभ बात यह है कि आप शाखा परिवार से हैं। आप मुख्य परिवार के रिसोर्सेस और समर्थन के बिना इस सफलता को प्राप्त करने में कामयाब रहे। ये वास्तव में मुझे शर्मिंदा और अधिक शर्मिंदा महसूस कराता है। रोशनी ने भी बीच में हस्तक्षेप किया। उसने कहा, यंग ब्रदर, ये खबर कि आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे, पहले ही परिवार को बता दी गई है। इस खबर ने घर के मुखिया को भी चिंतित कर दिया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। घर के मुखिया ने पहले ही आपके माता पिता से मुलाकात की और आपके माता पिता को रेस्तरां उपहार में दिया। माही परिवार ने ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को पालने के लिए उन 2 बुजुर्गों को धन्यवाद दिया। जब आप यहाँ से वापस लौट कर जाएंगे तो माही परिवार आपके स्वागत के लिए सबसे शानदार पार्टी देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इन 2 भाई बहनों की बातें सुनने के बाद आरव अवाक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि ऐसी घटनाएं घटित होंगी। माही परिवार के बारे में उसने कभी भी उनसे बहुत अधिक जुड़ाव या अपनेपन की भावना महसूस नहीं की थी, और स्वागत समारोह के लिए इस बारे में उसने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि आरव ये भी जानता था कि यह उसके माता पिता का सबसे प्रिय सपना और आशा थी कि वह गौरव और सम्मान प्राप्त करेगा। माता पिता के लिए कौन नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे दुनिया का आनंद लें और धन और सम्मान के साथ घर लौटें। इसके अलावा उनके माता पिता में परंपरा की बहुत मजबूत भावना थी और हमेशा अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाने और अपने वंशजों के लिए एक छत्र प्रदान करने की आशा करते थे। कार्लोवेनिया एकेडमी की परीक्षा में प्रथम स्थान के उम्मीदवार होने का सम्मान एक ऐसा सम्मान था जो माही परिवार को कई पीढ़ियों तक डींग मारने का अधिकार देगा। ब्लू स्काई किंगडम की कुल आबादी 70 से 80 मिलियन के बीच थी। कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान का उम्मीदवार होना इन सभी लोगों में सबसे आगे होने के बराबर था। इस अवसर के लिए एक स्मारक स्थापित करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बात से अवगत होने के बाद आरव को संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता को खुश करना चाहते थे। आरव मुस्कुराए और कहा, जब मैं पहली बार कार्लोवेनिया एकेडमी में आया था तो मैं यहाँ के लोगों और यहाँ की जगह से अपरिचित था। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने परिवार के बड़े भाई और बहन से मिल सका। बड़ी बहन विशेष रूप से दयालु हैं। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। हाँ ब्रदर आरव, तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो। यदि भविष्य में आपको कोई कठिनाई हो तो बस अपना मुंह खोलकर कह देना। हालांकि मेरी अपनी शक्ति सीमित और कमज़ोर है, फिर भी हमारा परिवार ब्लू स्काई सिटी में कुछ रिसोर्स लाने में सक्षम होगा। फिर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए डिसाइपलों और पुराने छात्रों के बीच कुछ देर तक बात होती रही। इसके बाद कक्षा शांत हो गई। एक व्यक्ति ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, बड़े प्रोफेसर आ रहे हैं। आरव ने देखा और एक बूढ़े आदमी को एक सफ़ेद पोशाक पहने फाइटिंग लेक्चर हॉल में चलते देखा। उसने छोटी सी स्टेज पर जाते समय अपने हाथ में एक मोटी पुरानी किताब पकड़ी हुई थी। जोफरो की तुलना में इस व्यक्ति के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी का उतार चढ़ाव कमज़ोर था। वह शायद एनर्जी कंडेंसेशन चरण में था। ग्रीन सिटी में एनर्जी कंडेंसेशन स्तर में उपस्थित फास्टिंग मास्टर काफ़ी दुर्लभ थे, लेकिन कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश करने के बाद उसने हर जगह पल्स कंडेंसेशन चरण वाले विशेषज्ञों को देखा था। ऐसा लग रहा था कि सभी प्रशिक्षक और प्रोफेसर कम से कम पल्स कंडेंसेशन पीरियड में थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पुरानी किताब एक लंबी और संकरी मेज पर रखी और धीरे से कहा, आज से मैं आप सभी को लेक्चर देने के लिए आया हूँ। आज के लेक्चर में फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक, तलवार की टेक्निक, हमला करने के स्किल, डिफेंसिव स्किल, भागने की स्किल और सबसे बुनियादी क्यू एनर्जी और फाइटिंग स्किलों के बारे में जानकारी शामिल होंगी। अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम शुरू करते हैं।
बूढ़े व्यक्ति ने पास एक बहुत ही संक्षिप्त शुरुआत की और वह उन विषयों पर गहराई से चर्चा करने लगा जो वह पढ़ा रहा था। उसने सरल गति क्षमताओं के बारे में बहुत ज्ञान के साथ बात की और वह कई उपयोगी स्किलों को संक्षेप में प्रस्तुत करके भी विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सक्षम था, जैसे कि ताकत को कैसे संरक्षित या बहाल किया जाए, हमलों से कब बचना है या कैसे बचना है। उदाहरण के लिए, हवा में उड़ते समय शरीर को बलपूर्वक कैसे उल्टना है, या प्रतिद्वंद्वी द्वारा दबाव डाले जाने पर जवाबी हमला कैसे करना है। ये इस तरह की जानकारी अधिकतर टेक्निकों के मैनुअल में नहीं दी जाती थी, लेकिन उनका उपयोग करके एक फाइटिंग मास्टर अपनी वार टैक्टिक्स लड़ने की स्किल की बहुत बढ़ा सकता था। यह एक अनुभवी और एक नौसिखिए के बीच का अंतर था। बेशक, इन स्किलों की पूरी क्षमता के उपयोग को समझने के लिए वास्तविक युद्ध में शामिल होना पड़ता है। बूढ़े आदमी ने इन विषयों पर 1 घंटे तक बात की और इसके बाद अपने डेस्क को साफ करके कहा, आज यहाँ कक्षा समाप्त होती है। सभी नए छात्र रुक सकते हैं और अपना स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल। आरव चौंका। उसने इन स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टलों के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। उनमें स्वाभाविक रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी और किसी भी जादुई एरे को सक्रिय करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती थी। महेंद्र ने कहा, यंग ब्रदर, ये स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल वास्तव में एक अच्छा रिसोर्स है। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी निहित होती है। इसका उपयोग किसी की कल्टीवेशन को गति देने के लिए किया जा सकता है और यह बहुत शुद्ध भी है, इसलिए इसे रिफाइन करना आसान है। यंग ब्रदर, चूंकि आप प्रथम स्थान के उम्मीदवार हैं, इसलिए आपको 10 स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल मिल सकते हैं। रोशनी ने भी फिर से कहा और उसकी आवाज में ईर्ष्या की झलक थी। ओह, स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल इतना कीमती है। मम्मा, सच्चाई यह है कि ब्लू स्काई किंगडम के पास भी खनन के लिए स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टलों का भंडार था, लेकिन किंगडम को इन्हें कार्लोवेनिया वैली सेक्ट को सौंपना पड़ा। बड़े सेक्टों के पास कई स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टलों के भंडार हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आम जनता तक पहुंच पाते हैं। ब्लू स्काई किंगडम में बहुत कम स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। सैकड़ों हजारों मील के पूरे आसपास के क्षेत्र में शाही परिवार को कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के अधिकार के अधीन होना पड़ा। ताकत ने सब कुछ तय कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यंग ब्रदर, जल्दी करो और जाओ। बाद में तुम 10,000 रैंकिंग स्टोन पर अच्छी रैंक कर पाओगे और हर महीने और भी प्राप्त कर सकते हो। आरव ने आगे बढ़कर अपने 10 स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल प्राप्त किए। स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल ऐसे दिखते थे जैसे उनमें प्राकृतिक हीरे, जिसे तराशा नहीं गया हो, के समान कई अशुद्धियां हो, और वे बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं थे। खनन करने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल का वजन लगभग 100 ग्राम होता था। आरव ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक स्पिरिचुअल पावर स्टोन के अंदर भेजा और वास्तव में इसके भीतर मौजूद शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया। आरव के बाद राकेश को भी अपने स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल मिले, लेकिन उसे उनमें से केवल 5 मिले, और बचे हुए यंगर सिल्वर हॉल के नए डिसाइपलों को केवल 2 मिले। लोअर हॉल के लिए उन्हें केवल 1 मिला। इसके अलावा लोअर हॉल के डिसाइपलों को बताया गया कि यदि वे भविष्य में यंगर सिल्वर हॉल में प्रवेश करने में असमर्थ रहेंगे तो उन्हें और एक भी नहीं मिलेगा। महेंद्र ने कहा, यंग ब्रदर, हम शायद ही कभी मिलते हैं, क्या आप मेरे साथ 1 या 2 पैक लगाना चाहेंगे? आरव थोड़ा हिचकिचाया और फिर माफ़ी मांगी, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं रैंकिंग क्रिस्टल परीक्षण शुरू होने से पहले अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बढ़ाना चाहता हूँ। पैक लगाने के लिए मैं बड़े भाई और बहन को किसी और दिन आमंत्रित करूँगा। इंस्क्रिप्शन टेक्निक के अभ्यास के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। फिजिकल ट्रेनिंग कक्षा में भाग लेने के अलावा आरव के पास कई चीज़ें थीं जो उसे एक ही समय में करनी थीं, और उसे अपने सोते समय अपनी श्वास नियंत्रण का अभ्यास करने की भी आवश्यकता थी। हाँ, यंग ब्रदर, आरव अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में वास्तव में मेहनती है। कोई आश्चर्य नहीं, आप इतनी कम उम्र में इतनी उच्च उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, फिर हम किसी और दिन दोबारा मिलेंगे। आरव ने महेंद्र और उसकी बहन को विदा किया। लेक्चर के बाद वह फाइटिंग लेक्चर हॉल से अकेला निकल गया और सड़क पर एक चौराहे पर आ गया। अल्पविराम। फाइटिंग लेक्चर हॉल के बाहर राकेश का चेहरा तुरंत उतर गया। आसफ रेड्डी, तुम रेड्डी परिवार के एक घटिया बच्चे हो,
और फिर भी तुम मेरे सामने बकवास करते हो। तुमने इतनी कीमती दवाइयाँ लीं और फिर भी तुम प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाए। तुम्हारे रेड्डी परिवार द्वारा पाला गया एक सुअर भी तुमसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। अरे तुम कहते हो कि मैं सुअर हूँ? बहुत बढ़िया, तो फिर इसका परीक्षण क्यों नहीं करते? चलो देखते हैं कि तुम अपने पैर के नीचे मुझे कुचल सकते हो या नहीं। आसफ ने तिरस्कार के साथ कहा, उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान छाई हुई थी। राकेश ने बोलना बंद कर दिया और अपना पहला हाथ कस लिया। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के शिखर पर था और 2 साल से कार्लोवेनिया अकेडमी में प्रशिक्षण भी कर रहा था। उसकी तुलना में वह शायद ही उसे हरा पाता। हालांकि हालात ऐसे ही थे। राकेश पीछे हटना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने आज इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो यह आसफ इस खबर को सभी दिशाओं में फैला देगा और कहेगा कि वह चूहे की तरह डरपोक है। 9 वे टू हेवन टेक्निक हर जगह प्रसिद्ध हैं। आसफ, तुम सच में नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारी प्रतिभा मुझसे कम है, इसलिए तुम मुझे हराने के लिए अपनी उम्र का इस्तेमाल करना चाहते हो। 18 साल का लड़का 15 साल के लड़के के खिलाफ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मजाक है? अगर तुम युद्ध के मैदान में मारे गए तो क्या तुम ये भी शिकायत करोगे कि तुम्हें मारने वाला आदमी उम्र में बड़ा था? गपशप बंद करो। क्या तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है?